Hello guys, welcome to the training workshop on programmable logic controllers. इस ट्रेनिंग के अंदर इंशाल्लाह ताला हम जो बेसिक्स PLCs की बेसिक्स हैं उनके मुतालिक हम डिटेल में डिस्कस करेंगे. So a programmable logic controller is a specialized computer used to control machines and process. तो PLC बेसिकली एक कंप्यूटर है जो कि हार्श इन्वायरमेंट के लिए बना हुआ है. मीन्स हार्श इन्वायरमेंट जहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, वाइब्रेशन है, जहाँ ह्यूमिडिटी के इश्यूज़ हैं, तो ऐसे हार्श इन्वायरमेंट्स के लिए जो है ये कंट्रोलर बना हुआ है. बेसिकली ये कंप्यूटर है, ठीक है. इट यूजेस अ प्रोग्रामेबल मेमोरी टू स्टोर इंस्ट्रक्शंस एंड एग्जीक्यूट स्पेसिफिक फंक्शंस दैट इंक्लूड ऑन ऑफ कंट्रोल, टाइमिंग, काउंटिंग, सीक्वेंसिंग, अरिथमेटिक एंड डेटा हैंडलिंग. तो ये सारे के सारे फंक्शंस जो हैं हम इस पीएलसी की मदद से सारे के सारे परफॉर्म कर सकते हैं. अच्छा, तो PLC's एडवांटेज क्या है पीएलसी का? पीएलसी एलिमिनेट्स मच ऑफ द हार्ड वायरिंग दैट वाज एसोसिएटेड विद द कन्वेंशनल रिले कंट्रोल सर्किट्स. तो प्रीवियसली अगर हम माजी में जाएं तो हम देखते हैं कि जो प्रीवियसली हमारे जितने भी कंट्रोल सर्किट्स थे वो सारे के सारे वायर्स पे मुश्तमिल होते थे, यानी उनमें सब में वायर्स इस्तेमाल होती हैं. जैसे आप ये एक मोटर का कंट्रोल सर्किट देख रहे हैं डायरेक्ट ऑनलाइन, स्टार्टर है इसमें, ठीक है. इसमें आप देख रहे हैं कि सारी की सारी लॉजिक्स जो हैं ये हार्ड वायर्ड हैं. इसके अंदर जितने भी टाइमर्स हैं, जितने भी रिलेज हैं, सब की सब जो हैं वो हार्ड वायर्ड में यूज़ हो रही हैं. तो आप इस तरह के सिस्टम में अगर कोई फॉल्ट आ जाए, ठीक है, तो उसको 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 ट्रबल शूट करना बड़ा मुश्किल होता है, ठीक है. और उसमें अगर मॉडिफिकेशंस अगर आपको करनी पड़े कंट्रोल सिस्टम के अंदर, तो वो भी आपके लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट होती हैं. इस तरह के जो कन्वेंशनल कंट्रोल सिस्टम था, कन्वेंशनल रिले बेस्ड कंट्रोल सिस्टम, तो इन सब की मुश्किलात से निकलने के लिए पीएलसी को बनाया गया था. पीएलसी में क्या होगा कि सारी की सारी लॉजिक कंप्यूटर के अंदर बनेगी, यानी इन टर्म्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैडर लॉजिक, ठीक है. लैडर भी होती है, फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम भी होती है, स्ट्रक्चर टेक्स्ट भी होती है. तो आपके पास मुख्तलिफ तरीक़ेकार होते हैं, आपके पास मुख्तलिफ जो है यू हैव दी ऑप्शंस, वेरियस ऑप्शंस टू डू दी प्रोग्रामिंग. और क्या होगा कि पीएलसी आपके पास एक कंप्यूटर होगा, यू जस्ट हैव टू कनेक्ट द इनपुट एंड द आउटपुट्स टू दिस बॉक्स. यानी पीएलसी के बॉक्स को आपको इनपुट कनेक्ट करनी है और आउटपुट कनेक्ट करनी है, और सारी की सारी लॉजिक विल बी डन इन दी प्रोग्राम. और आपको अगर कोई मॉडिफिकेशन करनी है किसी किस्म की, तो आप उसको ईजिली मॉडिफाई कर सकते हैं कंप्यूटर के अंदर, जिसमें कोई कॉस्ट इन्वॉल्व नहीं है. और देर आर स्टैंडर्ड मेथड्स ऑफ प्रोग्रामिंग. अगर आप स्टैंडर्ड मेथड्स आपको आते हैं प्रोग्रामिंग के, तो दिस मॉडिफिकेशन विल बी वेरी इजी फॉर यू. और दूसरी चीज़ रिलायबिलिटी है कि कंप्यूटर्स आर हाईली रिलायबल मशीन्स. तो हम ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि इसमें कोई कैलकुलेशन में, लॉजिक की वैल्यूएशन में कोई फॉल्ट आएगा. मतलब इसमें कंप्यूटर में कोई इमोशंस नहीं है, इट विल एवेल्युएट एज पर प्रोग्राम. So the program takes the place of much of the external wiring that would be required for control of a process. Increased reliability, आपकी reliability इंक्रीज़ हो गई है, सारी की सारी प्रोग्रामिंग अब आपकी कंप्यूटर के थ्रू जो है होगी. अच्छा, फिर फ्लेक्सिबिलिटी भी है आपके पास. अगर आपने अपने सिस्टम में कोई मॉडिफिकेशन करनी है, कोई सिस्टम के अंदर जो है कोई अपग्रेडेशन करनी है, तो आप इजीली उसके सॉफ्टवेयर में जाके उसको अपग्रेड कर सकते हैं. So it is easier to create and change a program in a PLC than to wire and rewire a circuit. End users can modify the program in the field. अच्छा, फिर इसमें कॉस्ट भी कम है कि अगर आपका सिस्टम में बहुत ज़्यादा हार्डवेयर यूज़ हो रहा है, बहुत ज़्यादा हार्डवेयर लॉजिक यूज़ हो रही है, तो अगर 6 से ज़्यादा रिलेज हैं उसके अंदर, सिस्टम के अंदर, तो इट्स बेटर कि आप वहाँ पे एक पीएलसी यूज़ कर लें. तो that's the rule of thumb given by the Allen Bradley. So if an application requires more than about 6 control relays, it will usually be less expensive to install a PLC. So PLC प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर, यानी ये ऐसा कंट्रोलर है जिसके अंदर हम लॉजिक को प्रोग्राम कर सकते हैं. अच्छा, कम्युनिकेशंस कैपेबिलिटी, ये भी बहुत पावरफुल एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है पीएलसीज़ की, कि हम इससे मुख्तलिफ कंट्रोल सिस्टम्स को, मुख्तलिफ पीएलसीज़ को आपस में कम्युनिकेट करवा सकते हैं थ्रू सम नेटवर्क. ये आगे हम कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स भी डिस्कस करेंगे. और पीएलसी के जो एडवांस्ड वर्जन्स हैं जिनमें डीसीएस आता है और स्काडा सिस्टम आता है, कि हम छोटी छोटी पीएलसी से एक नेटवर्क अगर बनाना चाहते हैं, तो डिस्ट्रीब्यूटर कंट्रोल
डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल सिस्टम बनाना चाहते हैं या एक सुपरवाइजरी कंट्रोल सिस्टम बनाना चाहते हैं, स्काडा सिस्टम बनाना चाहते हैं, तो वो कैसे बनता होता है, तो ये भी हम इस ट्रेनिंग के अंदर डिस्कस करेंगे। अच्छा, और फास्टर रिस्पांस टाइम, ठीक है। अच्छा, अब बहुत सारे प्रोसेस ऐसे होते हैं जो जहाँ पे अगर इंसान हो तो दैट विल बी इम्पॉसिबल फॉर देम टू डू द प्रोसेस इन दैट लेस अमाउंट ऑफ टाइम। फॉर एग्जांपल टी बैग्स अगर आपने काउंट करने हैं तो बहुत नैनो आपका जो इसमें आप देखें जो आपका प्रोसेस होगा वो बहुत फास्ट होगा, कि आप देखें इतने सारे टी बैग्स, 200 टी बैग्स आपके एक सेकंड में आपके सामने से गुजर रहे होंगे, तो बहुत फ्रैक्शन ऑफ टाइम यानी मिली सेकेंड के अंदर जो है वो जाके आपके ऑपरेशंस हो रहे होंगे, तो वहाँ पे पीएलसी जो है उसका रिस्पांस टाइम इतना कम होता है कि वो इतने लेस टाइम के अंदर आपको आपका काम कर सकती है। तो PLCs operate in a real world, which means that an event taking place in the field will result in an operation or output taking place. Machines that process thousands of items per second and objects that spend only a fraction of a second in front of a sensor require the PLC's quick response capability. अच्छा, PLCs को ट्रबल शूट करना भी आसान है। कैसे आसान है कि जैसे अगर आपका जो है वो फील्ड डिवाइस एक ऑपरेट नहीं कर रहा है, जैसे डायग्राम में नज़र आ रहा है, तो आप PLC के मॉड्यूल पे देखते हैं, PLC के मॉड्यूल पे लाइट ऑन है, इसका मतलब ये है कि PLC आउटपुट दे रही है लेकिन आगे डिवाइस नहीं चल रही, सो देयर मस्ट बी अ वायर ब्रोकन इन द सर्किट, ठीक है। तो ये PLC के अंदर ट्रबल शूटिंग आसान हो जाती है। तो PLCs have resident diagnostic and override functions that allows users to easily trace and correct software and hardware problems. The control problems can be watched in the real time as it executes to find and fix the problems. So troubleshooting is easier in a PLC control system as compared to the रिले बेस्ड लॉजिक कंट्रोल सिस्टम। रिले बेस्ड सिस्टम में अगर फॉल्ट आ जाता है तो आपको उसमें PLC के मुकाबले में ज़्यादा एफर्ट्स करनी पड़ती हैं कि एक्चुअल में फ़ॉल्ट है किधर। अच्छा, आईओ कॉन्फ़िगरेशन, तो PLCs में PLCs की मुख्तलिफ टाइप्स हैं, जिसमें एक कॉन्फ़िगरेशन दिखाई गई है जिसमें फ़िक्स्ड आईओज़ हैं, यानी ये PLC आपकी मोनोलिथिक या माइक्रो PLC, ये माइक्रो और मिनी PLC कहलाती हैं, PLCs कहलाती हैं, जिसके अंदर आपकी इनपुट्स फिक्स्ड हैं और आपकी आउटपुट्स भी फिक्स्ड हैं, यानी आप इनकी इनपुट्स और आउटपुट्स में एक्सपेंशन नहीं कर सकते। तो हम देखते हैं कि 3 इनपुट्स हमें शो हुई हैं, ठीक है, PLC को जो जा रही हैं डिजिटल इनपुट्स हैं, और इसी तरह से जो है आपकी आउटपुट्स जो हैं वो 3 आउटपुट्स शो हो रही हैं जो कि डिजिटल आउटपुट्स हैं। तो ये भी हम आगे डिस्कस करेंगे, एनालॉग और डिजिटल इनपुट्स और आउटपुट्स क्या होती हैं। तो यहाँ पे बस हम ये आइडिया लेंगे कि PLC की ये जो किस्म जो हमें हमें शो हो रही है इसमें फ़िक्स्ड हमारे पास स्मॉल जो है वो इनपुट्स हैं, तो ये स्मॉल PLCs की कैटेगरी में आती है। अच्छा, अब इसमें इट कम्स इन वन पैकेज विद नो सेपरेट रिमूवेबल यूनिट्स, द प्रोसेसर एंड IO आर पैकेज टुगेदर, इट इज़ लोअर इन कॉस्ट बट लैक्स फ्लेक्सिबिलिटी, यानी इसकी कॉस्ट कम है, कॉस्ट इसकी कम है, ये हमें बेनिफिट है, लेकिन इसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, हम एक्सपैंड नहीं कर सकते अपनी आईओस को। अच्छा, मॉड्यूलर PLC क्या होती है कि ये पहले वाली PLC के मुकाबले में ज़रा बड़ी PLC है, मीडियम और लार्ज स्केल PLCs में आती हैं, ठीक है, और इसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि हम अपने आईओस जो मॉड्यूल्स हैं उनको कम या ज़्यादा कर सकते हैं, तो हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा होती है, लेकिन इसकी कॉस्ट भी फिर ज़्यादा होती है। So it is divided by the compartments into which separate modules can be plugged. This feature greatly increases your options and units flexibility. You can choose from all the modules available and mix them in any way you desire. अब ये देखें, हम एक मॉड्यूलर PLC को दिखाया गया है कि जिसमें हम इस मॉड्यूल को लगाते हैं इसके अंदर, और इसके जो कनेक्शन होते हैं बैक एंड पे, तो वो चेसिस के साथ बैक प्लेन होती है, बैक प्लेन के साथ कनेक्ट हो जाती हैं, तो ये सारे के सारे बैक प्लेन से आपस में कनेक्टेड है। तो इसमें नॉर्मली जो पहला यूनिट होता है वो पावर सप्लाई का यूनिट होता है, और उसके बाद जो स्लॉट ज़ीरो उसको कहते हैं, यानी स्लॉट ज़ीरो पे पावर सप्लाई यूनिट है, उसके बाद स्लॉट वन आती है जिस पे प्रोसेसर होता है, फिर स्लॉट वन के बाद कम्युनिकेशन मॉड्यूल नॉर्मली आता है कि अगर उस PLC को किसी और सिस्टम के साथ कम्युनिकेट करवाना है, और फिर उसके बाद IO मॉड्यूल्स शुरू हो जाते हैं जिनमें इनपुट्स और आउटपुट्स मॉड्यूल्स आते हैं। फिर इनपुट्स में डिजिटल इनपुट्स और एनालॉग इनपुट्स हैं, इस तरह आउटपुट्स में डिजिटल इनपुट्स और एनालॉग आउटपुट्स हैं। So when a module slides into the rack, it makes an electrical connection with a series of contacts called the backplane. The backplane is located at the rear of the rack. अच्छा, ये एक PLC का एक मुकम्मल सिस्टम है जिससे PLC डिफ़ाइन होती है, जिसमें हम देखते हैं कि हमारे पास इनपुट डिवाइसेस हैं, उनसे हमारे सिग्नल जा रहे हैं इनपुट मॉड्यूल को, और इनपुट मॉड्यूल के बाद क्या होता है कि इनपुट इमेज टेबल बनता है,
वो इनपुट इमेज टेबल आगे CPU को जाता है, ठीक है। CPU जो है आगे कनेक्टेड है मेमोरी के साथ। मेमोरी में दो टाइप्स की मेमोरी होती है, रैम और रोम। रैम मेमोरी वो होती है जिसमें रियल टाइम में आपका प्रोग्राम चल रहा होता है और आपके जो रजिस्टर्स वगैरह होते हैं वो अपडेट होते हैं, ठीक है। और जो रोम होती है, रोम का मतलब है कि फिक्स्ड मेमोरी, ठीक है, जो नॉर्मली एक मेमोरी कार्ड की सूरत में होती है जिसमें आपका प्रोग्राम सेव होता है। तो जब CPU चलता है या जब इसको आप रीसेट करते हैं, इसकी पावर ऑफ करके ऑन करते हैं, तो ये रोम से या मेमोरी कार्ड से प्रोग्राम को उठा के अपनी जो प्रोग्राम मेमोरी है, यानी मेमोरी में फिर एक प्रोग्राम मेमोरी है जो कि रैम रैम कहलाएगी, रैम में चला जाता है, रियल टाइम के अंदर एग्जीक्यूशन में वो चला जाता है। अच्छा, फिर इनपुट से इनपुट इमेज टेबल बना और फिर वो कंप्यूटर के अंदर जो प्रोग्राम था उसके अकॉर्डिंगली आउटपुट्स इवेल्युएट होंगी, यानी इनपुट्स के अकॉर्डिंगली आउटपुट्स आपकी इवेल्युएट होंगी और फिर उससे आपका एक आउटपुट इमेज टेबल बनेगा और आउटपुट इमेज टेबल बन के आपके आउटपुट मॉड्यूल को जाएगा और आउटपुट मॉड्यूल से फिर आगे फर्दर फील्ड डिवाइसेस को कमांड्स जाएंगी, ऑन ऑफ की या डिजिटल या एनालॉग, जो भी कमांड्स होंगी एज़ पर लॉजिक वो इवेल्युएट होके आगे फर्दर फील्ड इंस्ट्रूमेंट्स को ट्रांसफ़र हो जाएगी। अब इसमें जो पावर सप्लाई है, पावर सप्लाई आपकी जो CPU मॉड्यूल है उसको भी जाएगी, इनपुट मॉड्यूल को भी जाएगी, आउटपुट मॉड्यूल को भी जाएगी। अब जो छोटी PLCs होती हैं उसमें आमतौर पे जो PLC होती है वही पावर दे रही होती है फील्ड डिवाइसेस को, लेकिन जो बड़ी PLC का सिस्टम होता है उसमें जो फील्ड डिवाइसेस की जो सप्लाई होती है वो सेपरेट होती है PLC की अपनी सप्लाई से। और अगर आपके पास कोई कंप्यूटर है जिसे आप प्रोग्रामिंग करते हैं, जो आपका PG कहलाता है, प्रोग्रामर, या उसको PG भी बोलते हैं, तो PG को आप कनेक्ट करेंगे अपने CPU के साथ थ्रू सम वायर। वो वायर RS-232 भी हो सकती है, वो वायर RS-485 भी हो सकती है। RS-485 में फिर दो तरह की टाइप्स होती हैं, RTU मॉडबस, RS-485 को मॉडबस भी कहते हैं, मॉडबस RTU और मॉडबस TCP/IP। अच्छा, ये आगे हम डिस्कस करेंगे फर्दर। सो DC पावर सप्लाई में क्या होगा कि supplies DC power to the other modules that plug into the rack. In large PLC systems, this power supply does not normally supply power to the field devices. In small and micro PLC systems, this power supply is also used to power the field devices. ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। CPU क्या है? It is the main brain of the PLC. It consists of the microprocessor for implementing the logic and controlling the communications among the modules. It is designed so the desired circuits can be entered in relay ladder logic form. The processor accepts input from the various sensing devices, executes stored user program and sends appropriate output commands to control devices. अच्छा, उसके बाद आउटपुट मॉड्यूल्स हैं आपके। आउटपुट मॉड्यूल्स क्या कंसिस्ट ऑफ IO मॉड्यूल्स। IO सेक्शन जो है इट कंसिस्ट ऑफ इनपुट एंड आउटपुट मॉड्यूल्स। अच्छा, IO सेक्शन में हम देखते हैं इनपुट मॉड्यूल। अब इनपुट मॉड्यूल आपके सामने शो हो रहा है जिसके अंदर आपको डिजिटल इनपुट्स शो हो रही हैं, जिसमें हम देख रहे हैं कि आपकी कॉमन बस पावर है और फिर आपके वो स्विच तक गई और स्विच से फर्दर वायर आपके इनपुट मॉड्यूल को गई और जो कॉमन है सप्लाई की वो आपके इनपुट मॉड्यूल के कॉमन से कनेक्टेड है। तो ये बेसिकली एक इलेक्ट्रिक सर्किट बन रहा है। कोई भी इनपुट जब इसमें 1 होगी यानी ऑन होगी तो वो क्या करेगी कि सप्लाई देगी आपकी इनपुट मॉड्यूल को। जैसे आपका ये स्विच है नॉर्मली ओपन है, ये नॉर्मली ओपन स्विच को जब आप प्रेस करेंगे तो क्या होगा कि ये जो सप्लाई है आपकी इनपुट मॉड्यूल को मिल जाएगी। यानी जब इनपुट मॉड्यूल को सप्लाई मिलेगी तो हम कहेंगे इट्स 1, यानी 1 है, और जब सप्लाई नहीं मिलेगी तो वो 0 है। तो forms the interface by which the input field devices are connected to the controller. The term field and real world are used to distinguish actual external devices that exist and must be physically separated. अच्छा, आउटपुट मॉड्यूल में हम देखते हैं कि आउटपुट मॉड्यूल में क्या होता है कि आउटपुट मॉड्यूल से जो है वो आउटपुट जनरेट होती है, ठीक है। अब आउटपुट मॉड्यूल को डायरेक्ट कनेक्ट किया गया है हमारी फील्ड डिवाइसेस के साथ जो कि डिजिटल टाइप की हैं, और सेकंड वायर्स इनकी क्या है, कॉमन करके उसको पावर सप्लाई के साथ कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है। और पावर सप्लाई की जो नेगेटिव है उसको आउटपुट मॉड्यूल की नेगेटिव के साथ कनेक्ट किया होगा। तो अब क्या होगा कि आउटपुट मॉड्यूल के अंदर बेसिकली स्विच है, ठीक है। आउटपुट मॉड्यूल अगर कोई आउटपुट 1 होती है, सपोज ये आउटपुट 1 होती है, तो क्या होगा कि इसका जो स्विच होगा ये 1 हो जाएगा, जिसके नतीजे में आपका ये सर्किट जो है ना एक मेक हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आपकी सेकंड आउटपुट 1 होती है तो इसका जो इंटरनल स्विच है आउटपुट मॉड्यूल के अंदर वो एक्टिवेट हो जाएगा। और इस तरह से आउटपुट डिवाइसेस काम करते हैं। इट फॉर्म्स द इंटरफेस बाय विच द आउटपुट फील्ड डिवाइसेस आर कनेक्टेड टू द कंट्रोलर। So PLCs employ an optical isolator which uses light to electrically isolate the internal components.
तो इसमें पीएलसीज़ के अंदर ऑप्टिकल आइसोलेशन होती है, इसमें ऑप्टो कपलर्स यूज़ होते हैं, ठीक है, जिससे जो है आपस में ऑप्टिकल आइसोलेशन मौजूद होती है। प्रोग्रामिंग डिवाइस क्या होता है कि आपने जो पीएलसी के अंदर प्रोग्राम करना है वो आप एक एक्सटर्नल कंप्यूटर की मदद से इसमें प्रोग्रामिंग करते हैं, जिसमें आपका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है। और ये जो प्रोग्रामर है इससे आप इसमें प्रोग्राम में एडिटिंग कर सकते हैं, और इसका कनेक्ट होना ज़रूरी नहीं है, यानी आप प्रोग्रामिंग में एडिटिंग करने के बाद पीएलसी को ऑनलाइन लें और इस अपने जो प्रोग्रामर है इसको डिस्कनेक्ट कर लें। सो पर्सनल कंप्यूटर पीसी इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड प्रोग्रामिंग डिवाइस। द पर्सनल कंप्यूटर कम्युनिकेट्स विद द पीएलसी प्रोसेसर वाया अ सीरियल और पैरेलल डेटा कम्युनिकेशंस लिंक। अच्छा, इसको आप रिमूव भी कर सकते हैं, इसका कनेक्ट रहना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। अब एंटरिंग एंड रनिंग द पीएलसी प्रोग्राम, अब आपने पीएलसी प्रोग्राम को जो है वो एंटर करना है और रन करना है। अच्छा, आपके पास तीन ऑप्शंस होते हैं, रन, रिमोट और प्रोग्राम, ठीक है। पहले आप इसको प्रोग्राम पे सेट करें और अपने जो है पीएलसी के अंदर जो है आप प्रोग्राम को डाउनलोड करें। अच्छा, इसमें एक और कॉन्सेप्ट है कि पीएलसी के अंदर प्रोग्राम इंसर्ट करने को हम बोलते हैं डाउनलोड करना, यानी पीएलसी में हम अगर प्रोग्राम एंटर कर रहे हैं तो पीएलसी में डाउनलोड कर रहे हैं, और अगर और पीएलसी से अगर प्रोग्राम हम फेच कर रहे हैं तो उसको हम अपलोड कर रहे हैं, ठीक है। ये ऐसे ही है जैसे हम इंटरनेट से कोई चीज़ अपने कंप्यूटर में डाउनलोड करते हैं, इंटरनेट से अपने कंप्यूटर में डाउनलोड करते हैं। अब पीएलसी एक कंप्यूटर है और हमारा कंप्यूटर एक नेटवर्क है, तो डाउनलोड करने का से क्या मुराद है कि पीएलसी के अंदर प्रोग्राम हमारे कंप्यूटर से जा रहा है, दैट इज़ डाउनलोड। So to enter the program into the PLC, place the processor in the program mode and enter the instructions one by one using the programming device. तो प्रोग्राम में रख के आप इसके अंदर प्रोग्राम को जो है एंटर करेंगे, डाउनलोड करेंगे पीएलसी के अंदर, फिर उसके बाद आप इसको रन पे कर दें। रन पे कर देंगे तो अब आपकी जो पीएलसी है वो स्टैंड अलोन एज पर लॉजिक वर्किंग करना शुरू कर देगी। अगर आप इसको रिमोट पे रखेंगे, जो थर्ड ऑप्शन है सेंटर वाला रिमोट, तो इसका मतलब है कि पीएलसी कैन स्टिल बी प्रोग्राम्ड कैन स्टिल बी प्रोग्राम रिमोटली फ्रॉम योर प्रोग्रामर, यानी आप उसको प्रोग्रामर के थ्रू उसमें प्रोग्रामिंग में एडिटिंग कर सकते हैं, लेकिन रन कंडीशन में आप ये एडिटिंग नहीं कर पाएंगे। तो दैट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन रन, रिमोट एंड प्रोग्राम मोड्स। अच्छा, और पीएलसी ऑपरेटिंग साइकिल क्या होता है कि पीएलसी की वर्किंग का एक साइकिल होता है जिसको स्कैन साइकिल बोलते हैं, जिसमें क्या होगा कि इनपुट्स रीड की जाएंगी, प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा, फिर उसके बाद उसकी डायग्नोस्टिक एंड कम्युनिकेशंस की वर्किंग है, एंड देन अपडेट दी आउटपुट्स, आपके आउटपुट्स अपडेट हो जाएंगी। और अगर इसको ओवरऑल देखें तो इसमें हम देखते हैं कि आईओ स्कैन, यानी आईओ स्कैन का मतलब ये होता है कि इनपुट्स और आउटपुट्स की स्कैनिंग में जो टाइम है वो बहुत थोड़ा टाइम है, उसमें ज़्यादा टाइम किस पे लगता है, प्रोग्राम पे, जो प्रोग्राम में एवेल्युएशन होती है लॉजिक के अंदर, उसमें ज़्यादा टाइम लगता है। तो दैट इज़ दी पीएलसी ऑपरेटिंग साइकिल। ड्यूरिंग ईच ऑपरेटिंग साइकिल द कंट्रोलर एग्जामिन्स द स्टेटस ऑफ इनपुट डिवाइसेस, executes the user program and changes the outputs accordingly। अच्छा, अब थोड़ा सा हम कंट्रोल का कॉन्सेप्ट लेंगे, जो क्योंकि पीएलसी इज़ अ कंट्रोलर, तो कंट्रोल में जो दो इम्पॉर्टेंट कंट्रोल लॉज है जो हमें पता होना चाहिए, वो हैं ओपन लूप एंड क्लोज लूप। या इसको हम ओपन लूप को हम फीड फॉरवर्ड या मैनुअल कंट्रोल, और क्लोज लूप को हम फीडबैक या ऑटोमेटिक कंट्रोल कह सकते हैं। जैसे आपका स्प्रिंकलर सिस्टम है, ओपन लूप सिस्टम है, इसमें क्या होगा कि यू गिव सम इनपुट टू द सिस्टम एंड यू गेट सम आउटपुट एंड देयर इज़ नो फीडबैक। जबकि जो क्लोज लूप कंट्रोल है या फीडबैक कंट्रोल है या ऑटोमेटिक कंट्रोल है, उसमें देर इज़ फीडबैक फ्रॉम सेंसर, यानी आप उसमें सेंसर लगा देते हैं जो कि प्रोसेस को मेजर कर रहा होता है, एंड यू हैव अ सेट पॉइंट। इन दोनों के डिफरेंस से एरर सिग्नल जनरेट होता है, और वो एरर सिग्नल आपके कंट्रोलर को जाता है, कंट्रोलर में उसकी इवैल्यूएशन होती है, और उसके बाद कंट्रोलर एक अपना सिग्नल जनरेट करता है जिसको मैनिपुलेटेड वेरिएबल कहते हैं, जो कि फर्दर आपके प्लांट को या प्रोसेस को जाता है, जो कि वेल्व की फॉर्म में है, या एक्चुएटर आप कह सकते हैं कि एक्चुएटर को जाता है, और एक्चुएटर एक्चुएट होने के बाद आपके प्रोसेस को मॉडिफाई करता है, और वो प्रोसेस सेंसर के थ्रू दोबारा मेजर होकर अपने सेट पॉइंट से कंपेयर होता है। और ये प्रोसेस चलता रहता है जब तक कि सेट पॉइंट और प्रोसेस वेरिएबल बराबर नहीं हो जाते, यानी एसपी और पीवी दोनों बराबर जो है वो करने की कोशिश करता है क्लोज लूप कंट्रोल, यानी एरर ज़ीरो करने की कोशिश करता है। तो यहाँ पे जो कंट्रोल शो हुआ है, यहाँ पे ऑन ऑफ कंट्रोल बेसिकली शो हुआ है, जिसमें ऑन ऑफ डिसीजन जो है वो लिया जाएगा बाय द ओवन, कि वो टेम्परेचर को मेजर करेगा, आपके जो कुकीज़ हैं उनके टेम्परेचर को सेंस करेगा, और उसके अकॉर्डिंगली अगर टेम्परेचर कम है तो वो ओवन का हीटर है उसको ऑन कर देगा, अगर टेम्परेचर मीट हो जाता है तो उसको ऑफ़ कर देगा।
तो दिस इज़ अ मोर elaborative diagram on the feedback control जिसमें reference and you have the sensor from which you get the PV and then you have the error signal which goes to the feedback controller which generates its output which is the input to the plant. बेसिकली इनपुट हम इसको क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये प्लांट की इनपुट है एंड दिस इज़ द आउटपुट ऑफ द कंट्रोलर and then it goes to the actuator or plant and you get the output which is again sensed by the sensor and is compared by the comparator. So plant क्या होता है, system to be controlled reference desired value of the output also the set point it computes the controller क्या करता है कि computes the compensatory command to the plant based on the error और sensor employed. अच्छा, अब ये कंट्रोल सिस्टम आपकी पीएलसी में लगा होता है। तो पीएलसी में एक आपके सामने जो शो हो रही है ये सीमेंस की पीएलसीज़ की फैमिली शो हो रही है जिसमें S7 400 S7 200 1200 लोगो और S7 300 पीएलसीज़ आपको नज़र आ रही हैं। ठीक है, इसमें लोगो जो है वो स्मॉल स्केल पे यूज़ होगी जो कि फिक्स्ड आपकी कहलाएगी पीएलसी जैसे हमने पहले स्टडी किया है। बाकी जो पीएलसीज़ हैं वो एक्सपेंशन उनमें पॉसिबल होती है अप टू सर्टेन लिमिट। तो आपके सामने जो है एक कंट्रोल लूप शो हो रहा है जिसके अंदर हम देख रहे हैं कि यू हैव अ पुश बटन विच गिव्स अ डिजिटल इनपुट टू द इनपुट मॉड्यूल और इनपुट मॉड्यूल से फिर वो सीपीयू में जाएगी, सीपीयू से ये आउटपुट मॉड्यूल में जाएगी और आउटपुट मॉड्यूल से फर्दर ये आपके एक्चुएटर को जाएगी। एक्चुएटर इसमें क्या है, आपका कॉन्टेक्टर है जिसके साथ थर्मल ओवरलोड रिले लगी हुई है, यानी ये बेसिकली डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर है मोटर का। तो अब पुश बटन से अपनी मोटर को जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं थ्रू यूजिंग पीएलसी, यानी पीएलसी के इस्तेमाल के साथ। अच्छा, ये तो था आपका डिजिटल एक लूप। अब एनालॉग लूप पे हम आते हैं कि एनालॉग में आपका एनालॉग इनपुट है लेवल ट्रांसमीटर। ठीक है, ये आपकी एनालॉग इनपुट है। अब डिजिटल इनपुट्स और डिजिटल आउटपुट, डिजिटल क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी को कहते हैं जिसके दो लेवल्स होते हैं, यानी 1 0, यानी सिर्फ उसके दो ही लेवल्स होंगे। जबकि एनालॉग क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी होती है जिसके मल्टीपल लेवल्स हो सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही है जैसे इंटीजर और रियल नंबर्स के दरमियान जो फ़र्क होता है। इंटीजर क्या होते हैं कि 0 1 2 3, इस पिछले केस में हमारे पास दो ही वैल्यूज़ हैं 0 और 1, जबकि जो रियल क्वांटिटी है दीज कैन बी इनफाइनाइट। सो लेवल इज़ एन एनालॉग क्वांटिटी। ठीक है, इट हैज़ वेरियस लेवल्स। तो इट दिस लेवल गोज़ टू द एनालॉग इनपुट। तो आपके पास एनालॉग इनपुट मॉड्यूल लगा होगा। ये आगे हम स्टडी भी करेंगे कि एनालॉग इनपुट मॉड्यूल को हम एनालॉग इनपुट्स को हमने कैसे पीएलसी को देना है, क्योंकि पीएलसी बेसिकली एक डिजिटल वर्ल्ड है, यानी पीएलसी एक डिजिटल कंट्रोलर है। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि हमारी जो इसमें नॉर्मली होता है एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन होती है और फिर उसके बाद पीएलसी में वैल्यूएशन होती है और पीएलसी एक डिजिटल आउटपुट जनरेट करेगी जो कि एनालॉग में कन्वर्ट होगी, यानी डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन होगी और फिर वो एनालॉग क्वांटिटी में चेंज हो गए आपकी आगे एक्चुएटर को जाएगी, जो कि इस केस में हमारे पास क्या है, मीटर, पैनल मीटर। अच्छा, अब ये भी एक आपको लूप शो बेसिकली क्या है, डिस्क्रीट इनपुट्स विच गो टू दी योर पीएलसी। उसमें पीएलसी में फिर लॉजिक लेटर लॉजिक के मुताबिक एवेल्यूएशन होती है और आउटपुट्स जनरेट होती हैं। वो आउटपुट फिर आगे आपके आउटपुट मॉड्यूल को जाती हैं और आउटपुट मॉड्यूल के साथ आपके आउटपुट्स आगे कनेक्ट होती हैं। तो डिजिटल इनपुट्स और आउटपुट्स को यहाँ पे शो किया जा रहा है। अच्छा, फिर एक इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है सिंकिंग और सोर्सिंग का। तो वो हम देखते हैं कि डीसी इनपुट, यानी इनपुट तो को पहले हम देखते हैं कि इनपुट सिंक और सोर्स से क्या मुराद है। जैसे आपके सामने जो शो हो रहा है ये डीसी इनपुट मॉड्यूल है और ये सिंकिंग इनपुट है। इसमें देखें कि आपकी पावर सप्लाई से करंट निकलता है जो कि फील्ड डिवाइस को जाता है और फील्ड डिवाइस से निकलता हुआ आपके मॉड्यूल के अंदर एंटर हो रहा है। तो इस करंट की डायरेक्शन की वजह से हम इसको सिंक कहेंगे। तो करंट चूँकि डूब रहा है, सिंक हो रहा है आपके मॉड्यूल के अंदर और फील्ड डिवाइस इसको सोर्स कर रहा है, तो फील्ड डिवाइस हमारा सोर्सिंग डिवाइस कहलाएगा और मॉड्यूल हमारा सिंकिंग मॉड्यूल कहलाएगा। अच्छा, ये तो थी लेफ़्ट साइड पे। अब राइट साइड पे हम देखते हैं। राइट साइड पे हमने इसमें बस इसमें आप देखें कनेक्शंस में थोड़ा सा डिफरेंस है पावर सप्लाई के। अब राइट साइड पे हम देखेंगे कि हमारा करंट जो है वो निकल के हमारी आउटपुट डिवाइस में जा रहा है। तो हमारा हम देख रहे हैं कि हमारा ये जो मॉड्यूल है राइट साइड वाला, ये हमारा सोर्सिंग जो है वो इनपुट मॉड्यूल है। ठीक है, ये सोर्सिंग इनपुट मॉड्यूल कहलाएगा जिससे करंट की डायरेक्शन जो है वो मॉड्यूल से अवे है। यानी अगर हमारे जो करंट है कन्वेंशनल करंट है, पॉजिटिव करंट ड्यू टू दी पॉजिटिव चार्जेस है, अगर वो मॉड्यूल की तरफ है
टुवर्ड्स दी मॉड्यूल है तो हमारा सिंकिंग मॉड्यूल होगा, और अगर वो आउट ऑफ दी मॉड्यूल है, अवे फ्रॉम दी मॉड्यूल है, तो वो हमारा सोर्सिंग मॉड्यूल कहलाएगा। और राइट साइड पे हम देखें कि हमारा जो फील्ड डिवाइस कहलाएगा वो सिंकिंग कहलाएगा, क्योंकि करंट उसके अंदर इज फ्लोइंग इनटू दैट डिवाइस। So that is the basic concept of sinking and sourcing, यानी it is set with respect to the direction of the current। अच्छा, अब इसमें हम देखते हैं कि हमारा एक जस्ट फॉर द कॉन्सेप्ट पर्पजेज हम देखते हैं कि फर्स्ट डिवाइस, दिस डिवाइस इज़ द सोर्सिंग इनपुट डिवाइस। ठीक है, ये करंट सोर्स कर रहा है और यहाँ पे पीएलसी में करंट सिंक हो रहा है। और देन कम्स द 3 वायर सिंकिंग इनपुट। ये 3 वायर, ये भी आगे हम डिस्कस करते हैं। 2 वायर, 3 वायर, 4 वायर सिस्टम्स होते हैं, ये भी हम देखते हैं क्या होते हैं, आगे हम देखेंगे इसको। तो सेकंड केस के अंदर क्या है कि करंट हमारी पीएलसी से निकल रहा है, यानी यहाँ पे पीएलसी करंट को सोर्स कर रही है। तो थर्ड के केस में भी पीएलसी हमारी सोर्स कर रही है, और हमारी इनपुट डिवाइस क्या है, सिंक है। अच्छा, नेक्स्ट पर आ जाए हम। आउटपुट मॉड्यूल सेम कॉन्सेप्ट है कि फर्स्ट में देखें आपका जो है आउटपुट मॉड्यूल एज अ सिंक के तौर पे बिहेव कर रहा है, सेकंड के लिए एज अ सोर्स, और थर्ड के लिए भी एज अ सोर्स। तो ये था कॉन्सेप्ट सिंकिंग और सोर्स का। अच्छा, अब पीएलसी चूँकि एक लॉजिक प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर, यानी इसके अंदर लॉजिक इवैल्यूएशन होती है, तो इसमें हम थोड़ा सा लॉजिक्स को डिस्कस करेंगे। जो बेसिक्स हैं लॉजिक्स की, जो लॉजिक की जो बेसिक्स हैं वो है एंड, और एंड नॉट, और उससे फर्दर फिर हमने निकाली हैं एक्सक्लूसिव और एक्सक्लूसिव नॉट। ये आगे हम देखते हैं कि लॉजिक्स किस तरह के होते हैं। हम सब इससे फेमिलियर हैं, और गेट, एंड गेट, उसके बाद नेग एंड गेट, जिसमें आपकी ए और बी पर बबल्स हैं, और ए बार और बी बार, और वो आउटपुट हो रही है, यानी दैट इज़ बेसिकली ए बार डॉट बी बार, नेग एंड गेट। अच्छा, उसके बाद नॉर रहता है। नॉर क्या होता है कि और के बाद आगे इन्वर्टर लगा दें तो वो नॉट है। उसके बाद नैंड गेट होता है, और नेग और गेट होता है। ठीक है, इनमें फ़र्क है, यानी नेग और या नॉर, इन दोनों में फ़र्क है। आप इसके ट्रूथ टेबल से भी वेरीफाई कर सकते हैं कि इनके अंदर डिफरेंस है। तो इससे कंफ्यूज नहीं हमें होना कि नॉर गेट में और नेग और में देयर इज़ डिफरेंस बिटवीन दीज टू टेबल्स, इनकी इक्वेशंस भी डिफरेंट है। अच्छा, बूलियन इक्वेशंस। अच्छा, नेक्स्ट इज़ एक्सक्लूसिव और गेट एंड एक्सक्लूसिव नॉर एंड नॉट। एक्सक्लूसिव और में क्या होता है कि अगर इनपुट्स आपकी जो हैं, 2 इनपुट्स अगर सिमिलर हैं तो आपकी आउटपुट 0 हो गई, यानी 0 0 0 0 1 1 1 0 1 और 1 1 0। सो ये बेसिक्स हैं आपकी जो लॉजिक गेट्स हैं। दीज आर द बेसिक्स इन दी लॉजिक फॉर्मेशन। अब इसमें एक लॉजिक बड़ी इस्तेमाल होती है इंडस्ट्री के अंदर, दैट इज़ 2 आउट ऑफ 3 लॉजिक। यानी अगर आपके पास बहुत सारे सेंसर्स हैं, फ्लेम सेंसर्स है, या फायर एंड गैस का सिस्टम जैसे होता है, उसके आपके पास जो है वो काफ़ी ज़्यादा सेंसर हैं एक एरिया के अंदर, तो आप उसमें लॉजिक इंप्लीमेंट करते हैं 2 आउट ऑफ 3 या 2 आउट ऑफ n। 2 आउट ऑफ 3 मीन्स अगर 3 सेंसर हैं तो उसमें से 2 वोट दें, और अगर आपके पास n सेंसर्स हैं तो उसमें से 2 सेंसर जो है उनकी वोटिंग जो है वो नॉर्मली इंडस्ट्री में इम्प्लीमेंट की जाती है। तो इसकी लॉजिक किस तरह से बनेगी, हमारे पास लॉजिक इस तरह से बनेगी, 3 एंड गेट्स और एक बड़ा और गेट हम इसको यूज़ करेंगे। 2 लेवल पे बनेंगे। फर्स्ट लेवल पे एंड गेट यूज़ होंगे, ए बी, ए सी, बी सी, यानी अगर इनमें से कोई भी 2 इनपुट्स 1 हो जाती हैं तो आपको 1 मिल जाएगा, किसी भी गेट से 1 मिल जाएगा। और आगे और गेट लगा होता है। और गेट का मतलब ये होता है कि कोई भी एक इनपुट 1 हो जाए तो आपकी आउटपुट 1 हो जाएगी। तो दिस इज़ द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अ 2 आउट ऑफ 3 लॉजिक। ये इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है। अच्छा, अब हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे लाइन डायग्राम्स को। तो लाइन डायग्राम क्या होती है कि बेसिकली इलेक्ट्रिक सर्किट को हम जो है वो पेज के ऊपर किस तरह से बनाते हैं, उसके उसके नॉर्म्स होते हैं, उसके तरीक़ेकार होती है। ड्राइंग जो है, इलेक्ट्रिकल ड्राइंग जो है वो कहलाती है, जिसको हम सिंगल लाइन डायग्राम कहते हैं। तो यहीं से हमारी लैडर डायग्राम बनी है। ये आगे हम इसको डिस्कस करेंगे कि ये कैसे आपस में रिलेट करेंगे। जैसे एक आपको लाइन डायग्राम शो हो रही है जिसके अंदर आपका जो है वो एक ब्रेकर है, फिर स्विच है, फिर फर्दर आगे स्विच का सिंबल है, कॉन्टेक्टर है, और फिर आगे ये फ्यूज़ है, एंड देन यू हैव द मोटर। सो दिस सिंगल दिस यू कैन से इट अ सिंगल लाइन डायग्राम। लाइन डायग्राम यू कैन से आप इसको 1 लाइन डायग्राम भी कह सकते हैं, जो कि एक लाइन के थ्रू जो है आपके कंपोनेंट्स के कनेक्शंस को शो कर रही है। यानी फिज़िकली सिस्टम जो है जैसे बना होगा तो उसको हम पेज पे किस तरह से शो करेंगे, पेज में हम उसको इस तरह से शो करेंगे अपने इलेक्ट्रिकल सिस्टम को। तो जैसे अब आपका जो है, आप देख रहे हैं कि आपके पास एक लाइन डायग्राम बनी हुई है जिसमें यू हैव L1 एंड L2, 2 आपके पास वोल्टेज लेवल्स हैं, और इसके दरमियान एक पुश बटन लगा हुआ है और एक लाइट लगी हुई है।
तो पुश बटन एंड लाइट, तो फिजिकली क्या होगा कि फिजिकली कनेक्शन आप इस तरह के हो रहे होंगे कि पुश बटन, ये वायर आई पुश बटन, पुश बटन से निकल के आगे लाइट को गई और लाइट की फर्दर आगे L2 से कनेक्ट होगी। अब L1 L2 आपके AC भी हो सकते हैं, DC भी हो सकते हैं। इसी तरीके से नेक्स्ट हम देखते हैं एक लाइन डायग्राम एक कॉन्टेक्टर की जिसको हम लैच करवा रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट सर्किट है, इसको हम कहते हैं लैचिंग। अब इसमें हम देख रहे हैं कि हमारे पास दो इनपुट्स थी, एक स्टॉप बटन और एक स्टार्ट बटन। स्टॉप बटन हमारा नॉर्मली क्लोज है और स्टार्ट बटन हमारा नॉर्मली ओपन है। ये इनमें स्प्रिंग है, यानी स्प्रिंग की वजह से ये अपनी नॉर्मल कंडीशन में वापस आते हैं और जब आप इनको एक्चुएट करते हैं यानी इनको प्रेस करते हैं तो ये अपनी कॉन्टैक्ट अपनी अपनी हालत को चेंज कर लेते हैं। यानी नॉर्मली क्लोज है तो वो ओपन हो जाएगा और ओपन वाला क्लोज हो जाएगा। सो इस केस में अगर आप देखेंगे आपका पहला सर्किट आपका वायर आई जो कि स्टॉप नॉर्मली क्लोज्ड बटन से गई तो पावर आगे फ्लो हो जाएगी और नॉर्मली ओपन बटन की फर्स्ट टर्मिनल तक पहुंचेगी। अगर आप इसको क्लोज कर देंगे तो पावर आगे फ्लो होगी और कॉन्टेक्टर की कॉइल को जाएगी और फिर L2 को मिलती हुई अपना पाथ कंप्लीट कर लेगी। तो इस तरह से आपका जो कॉन्टेक्टर है वो ऑपरेट हो जाएगा। लेकिन अगर आप पुश बटन को जब तक दबा के रखेंगे तब तक ये कॉन्टेक्टर ऑपरेट रहेगा। तो लेकिन जैसे ही आप इस पुश बटन को छोड़ देंगे तो कॉन्टेक्टर ऑफ हो जाएगा। तो अब इसका हल क्या है? इसका हल ये है कि कॉन्टेक्टर का एक नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट जिसको एक्सिलरी कॉन्टैक्ट कहते हैं, एक कॉन्टैक्ट है पावर कॉन्टैक्ट, जैसे ये कॉन्टैक्टर है इसके पावर कॉन्टैक्ट्स हैं 3 नॉर्मली ओपन जिसमें से आपकी मोटर की वायर्स गुजरेंगी। बाकी इसके जो कॉन्टैक्ट होते हैं वो कंट्रोल कॉन्टैक्ट्स होते हैं जिनको एक्सिलरी कॉन्टैक्ट कहते हैं, जो कि यूज़ होते हैं कंट्रोल सर्किट के अंदर। जैसे आप ये देख रहे हैं कि ये वाले आपके जो ये हैं ये एक्सिलरी कॉन्टैक्ट्स हैं और बाकी जो आपके मेन कॉन्टैक्ट्स हैं वो यहाँ नीचे लगे हुए हैं जो कि मेन कॉन्टैक्ट आपके कहलाएंगे। तो एक्सिलरी कॉन्टैक्ट साइड पे भी लग सकते हैं, फ्रंट पे भी लग सकते हैं, जो कि कंट्रोल सर्किट में इस्तेमाल होते हैं। तो इसका एक नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट आपने स्टार्ट पुश बटन के साथ पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। अब क्या होगा कि जैसे आप स्टार्ट बटन को प्रेस करेंगे तो पावर कॉन्टैक्टर तक जाएगी, कॉइल तक, उसको ऑपरेट करेगी। जैसे वो ऑपरेट होगा जो नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट था C1 ये क्लोज़ हो जाएगा। जब ये क्लोज़ हो जाएगा तो अब आपकी पावर जो होगी वो स्टॉप बटन से आगे जाएगी और इस एक्सिलरी कॉन्टैक्ट्स के थ्रू जो है कॉन्टैक्टर को लैच रखेगी। यानी अब आपका कॉन्टैक्टर जो है वो लैच हो जाएगा, यानी ये लैचेबल आपका कॉन्टैक्टर लैच हो जाएगा यानी ऑपरेट रहेगा। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सर्किट एंड इट इज़ यूज्ड इन द लैडर लॉजिक प्रोग्रामिंग ऑफ द PLCs। अच्छा, फिर इसमें एंड लॉजिक होता है। एंड लॉजिक में क्या होता है कि अगर आपके दोनों स्विचेस सीरीज़ में कनेक्टेड हैं, ठीक है, तो ये आपका एंड लॉजिक कहलाएगा कि PB1 PB2 दोनों 1 1 है तो सोलेनाइड ऑपरेट हो जाएगा यानी आपकी आउटपुट 1 हो जाएगी। अगर इनमें से कोई भी एक स्विच 0 है तो आपकी आउटपुट 0 रहेगी। और लॉजिक क्या होती है कि और लॉजिक के अंदर हमने अभी हम देखेंगे कि और लॉजिक में दोनों स्विचेस को आप पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। अगर इनमें से कोई भी एक स्विच ऑपरेट हो जाएगा तो आपकी आउटपुट ऑपरेट हो जाएगी। अच्छा, फिर थर्ड वन इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ एंड और यानी आपके इसमें प्रेशर स्विच और फ्लो स्विच जो हैं दोनों के दोनों सीरीज़ में जुड़े हैं जो कि एंड गेट बना रहे हैं। और उसके बाद PB1 और फ्लोट स्विच आपस में, फुट स्विच आपके जो हैं पैरेलल में कनेक्टेड हैं तो वो और गेट बना रहे हैं। ठीक है, तो आप एंड और को कॉम्बिनेशन भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद मोटर का स्टार्टर कॉइल आ रही है, ठीक है, और फिर एक नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट है जो कि आपकी सेफ्टी का कॉन्टैक्ट है। जो सेफ्टीज़ होती हैं उनके हम नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट जो है वो सीरीज़ में लगाते हैं ताकि अगर कोई सेफ्टी ऑपरेट हो जाए, जैसे ओवरलोड सेफ्टी ऑपरेट हो जाए, तो वो जो नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट है वो ओपन होकर आपकी मोटर को ट्रिप करा देगा। अच्छा, उसके बाद नॉट लॉजिक है। नॉट लॉजिक किस तरह से है कि हमने इन्वर्टर यानी नॉर्मली क्लोज स्विच यूज़ किया। जब नॉर्मली क्लोज स्विच जो है नॉर्मली आपकी जो है लाइट चल रही होगी और जैसे ही आप इसको एक्टिवेट करेंगे, एक्चुएट करेंगे तो आपकी लाइट बंद हो जाएगी। यानी 0 पे लाइट चल रही है, 1 पे लाइट ऑफ हो जाएगी। अच्छा, नेक्स्ट कम दी फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम्स, FBDs। ये DCS के अंदर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं। मैंने DCS फॉक्सबोरो IS सीरीज़ इन्वेंसिस पे काम किया था तो उसमें हमारी सारी की सारी DCS में लॉजिक FBDs की फॉर्म में बनी हुई थी। FBD भी बड़ी आसान है, अगर आपको लॉजिक गेट्स आते हैं तो FBD इज़ वेरी इजी। तो ये जैसे आपको जो है FBD में नज़र आ रहा है एंड गेट, ठीक है, एंड गेट की जस्ट सिंबल चेंज हुई है, यानी एक स्केयर बॉक्स बनाया हुआ है और उसमें एक एंड का सिंबल यूज़ हुआ है, तो दैट इज़ एंड गेट। और गेट में क्या है, ग्रेटर दैन इक्वल टू 1 है कि सिंबल है, और नॉट गेट में क्या है कि 1 लिखा हुआ है और साथ में आगे बबल आ गया। इसी तरीके से जो है हम इसको आगे यूज़ करके लॉजिक अपनी बनाएंगे। अब इसमें जो है नैंड गेट है और नॉर है और एक्सक्लूसिव और गेट है। इसका सिंबल एक्सक्लूसिव और में =1 रखा हुआ है।
तो इन सिंबल्स को हम यूज़ करके अपनी फंक्शनल ब्लॉक में प्रोग्रामिंग करेंगे। अब एंड गेट की टाइमिंग डायग्राम, हमें टाइमिंग डायग्राम बेसिकली शो रही, दैट इज़ द टाइमिंग डायग्राम। एंड गेट का हमें पता है कि आउटपुट 1 कब होगी, जब तीनों के तीनों इनपुट्स हमारी 1 होंगी। तो हम देखते हैं कि फर्स्ट केस में हमारी आउटपुट बहुत थोड़े टाइम के लिए 1 हो रही है, जब तीनों के तीनों इनपुट्स 1 है। ठीक है, फिर हमारे और फंक्शन आता है। और फंक्शन में क्या होता है कि अगर कोई भी इनपुट 1 हो जाएगी तो आपकी आउटपुट 1 रहेगी। तो आपकी आउटपुट यहाँ पे हम देख रहे हैं कि और फंक्शन में बहुत ज़्यादा टाइम के लिए 1 है। अच्छा, फिर उसके बाद नीचे हम देखते हैं नैंड गेट। नैंड गेट क्या होता है कि एंड का इन्वर्स। ठीक है, एंड का इन्वर्स। इसी तरीके से आगे एक्सक्लूसिव और है। एक्सक्लूसिव और में भी हम डिस्कस कर चुके हैं। मैं अभी वर्टिकली चल रहा हूँ नीचे ना, तो एक्सक्लूसिव और में भी हम देखते हैं कि कोई भी इनपुट्स अगर आपकी डिसिमिलर है, यानी एक इनपुट 1 है, दूसरी इनपुट 0 है, जैसे यहाँ पे ए 1 है बी 0 है, तो आपकी आउटपुट 1 है। जब दोनों इनपुट सिमिलर हो जाती हैं, यानी 1 1, तब भी आउटपुट आपकी 0 है। और दोनों इनपुट्स जब 0 0 हो जाती हैं, तब भी आउटपुट आपकी 0 है। अच्छा, फिर इस तरफ आ जाएँ। अब एंड गेट में देखें, अब आपने बी को इन्वर्ट किया हुआ है, तो आपकी आउटपुट इस केस में क्या है, ए डॉट बी बार। तो ए डॉट बी बार की आउटपुट आपको शो हुई है। इसी तरीके से उससे नेक्स्ट में हम देखते हैं ये और गेट लगा हुआ है। इसमें क्या है, और किस तरह से ए प्लस बी बार, दैट इज़ योर आउटपुट। और उसके बाद नॉर फंक्शन है। नॉर में क्या है कि ए प्लस बी होल बार। ठीक है। अच्छा, फाइनली नीचे आपको एक्सक्लूसिव और शो हो रहा है, बट ए एक्सक्लूसिव और विद बी बार, तो उसकी टाइमिंग डायग्राम आपको शो हो रही है। अच्छा, अब हमने लैडर पे एक और फंक्शन बनाया हुआ है। लेफ्ट साइड पे आप देख लेंगे दैट इज़ एन और फंक्शन, यानी ए और बी। और इसको हम एफ में कैसे शो करेंगे, एक स्क्वायर ब्लॉक ग्रेटर दैन इक्वल टू 1। इसी तरीके से एंड फंक्शन शो हुआ है। एंड फंक्शन में क्या है कि आपकी इनपुट जो है वो सिंपल इनपुट है, जबकि दूसरी इनपुट है 0.1। ये भी हम देखेंगे आगे। एड्रेसिंग इसे कहते हैं, 0.0 0.1, ये एड्रेसिंग होती है। आई 0.0 इनपुट जो कि कनेक्टेड है आपकी 0.0 टर्मिनल के साथ, और आई 0.1 का मतलब ये होगा इनपुट दैट इज़ कनेक्टेड टू द टर्मिनल 1। ठीक है, और क्यू 2.0 का मतलब ये है कि टर्मिनल 2.0 के साथ जो आपकी आउटपुट कनेक्ट है। तो इसमें हम देख रहे हैं कि हमारी जो दूसरी इनपुट है वो इन्वर्टेड है, इसलिए इसमें आप राइट साइड पे देखेंगे जो एफ के अंदर बबल यूज़ हो रहा है उसके साथ। अच्छा, अब नेक्स्ट एक लॉजिक है, इसमें हम देखते हैं कि ए बी क्यू। ठीक है, अब क्यू को लैच किया हुआ है, यानी क्यू जो है ए के साथ लैच है। तो इसमें हम देखते हैं कि एफ में क्या होगा, ए लैच विद क्यू। ठीक है, और गेट, और उसके बाद एंड विद बी, और फिर उसके बाद क्यू को हमने फीडबैक कर दिया, यानी क्यू हमारी फीडबैक के तौर पे ए के साथ फीडबैक के तौर पे यूज़ हो रही है। अच्छा, अब हम देखते हैं इसकी बड़ी एक सिंपल एग्जांपल है जिससे हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि हम एक डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर सिस्टम है जो कि एक रिले बेस्ड लॉजिक के थ्रू पहले इम्प्लीमेंटेड है। अब हम इसको पीएलसी बेस्ड बनाएंगे। अब ये तो सिंपल डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर है। इससे नेक्स्ट लेवल होता है स्टार डेल्टा स्टार्टर का, जिसमें हमारे पास 3 कॉन्टेक्टर आ जाते हैं, मेन कॉन्टेक्टर, स्टार कॉन्टेक्टर और डेल्टा कॉन्टेक्टर। ये पीएलसी की जो आगे एक्सरसाइजेस इस ट्रेनिंग में हम करेंगे, उसमें जो है हम S7-1200 से इसको इम्प्लीमेंट करके देखेंगे कि ये किस तरह से जो है एक स्टार डेल्टा स्टार्टर को हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अच्छा, अब इसमें हम देखेंगे हमारा जो है सबसे पहले मेन ब्रेकर आया, मेन ब्रेकर के बाद कॉन्टैक्टर है, कॉन्टैक्टर के बाद ओवरलोड रिले है, और फिर उसके बाद मोटर कनेक्ट हो रही है। और जो इसका कंट्रोल सर्किट है वो L1 L2 से दिया हुआ है ब्रेकर के बाद। ठीक है, और कंट्रोल में आमतौर पे फ्यूज़ भी लगा लिए जाते हैं। तो लेकिन इसमें सेफ्टी है, ये ब्रेकर के बाद आप हम इनपुट्स ले रहे हैं, तो इसमें ब्रेकर का फंक्शन आ गया, शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन। ब्रेकर इज़ बेसिकली द शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन। और कंट्रोल में हम नॉर्मली फ्यूज़ लाजमी इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, इसमें आप देखें कि हमने जो है वायर ली L1 से। ठीक है, उसके बाद स्टॉप पुश बटन लग गया जो कि नॉर्मली क्लोज़ है, उसके बाद स्टार्ट पुश बटन आ गया जो कि नॉर्मली ओपन है, और मोटर का स्टार्टर का कॉयल है, और थर्मल ओवरलोड का नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट है, और बाद में सर्किट L2 से लग रहा है। और जो आपका कॉन्टैक्टर है उसका एक नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट जो है हमने स्टार्ट पुश बटन के साथ पैरेलल में यूज़ कर लिया। तो ये तो एक मैनुअल सर्किट है। मैनुअल जो डॉल स्टार्टर होता है वो इस तरह के होते हैं। अब इसको हम पीएलसी में इम्प्लीमेंट करेंगे। अब इसमें आप ये देखें कि जो आपकी जो इनपुट्स हैं उसमें एक है नॉर्मली ओपन पुश बटन और एक है नॉर्मली क्लोज। ठीक है, तो और तीसरा क्या है, नॉर्मली क्लोज ओवरलोड। तो अब हम इसकी लॉजिक हमने बनाई हुई है आई 0.0, और 3 कॉन्टैक्ट्स हमने बनाए हुए हैं। अब इसमें देखें तीनों के तीनों नॉर्मली ओपन हमने यूज़ किए हैं।
ये नॉर्मली ओपन क्यों यूज़ किए हैं, वो इस वजह से किए हैं कि क्योंकि हमारा जो 0.1 है नॉर्मली क्लोज है बेसिकली प्रैक्टिकली। अगर ये नॉर्मली ओपन होता तो हम यहाँ पे नॉर्मली क्लोज यूज़ करते हैं लॉजिक के अंदर। इसी तरीके से हम देख रहे हैं कि हमारा i0.2 जो है हमने नॉर्मली ओपन प्रोग्राम में यूज़ किया। क्यों? क्योंकि ये नॉर्मली क्लोज जो है स्विच टाइप का जो है डिवाइस है। तो इस वजह से जो है वी हैव यूज नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट्स इन दी प्रोग्राम। अगर तीनों के तीनों इनपुट्स नॉर्मली ओपन होते तो हम क्या करते, i0.0 नॉर्मली ओपन और 0.1 नॉर्मली क्लोज और 0.2 नॉर्मली क्लोज प्रोग्राम के अंदर यूज़ करते। सो दैट इज़ द मेन पॉइंट हेयर। उसके बाद क्यू फंक्शन को जा रहा है, क्यू फंक्शन के बाद उसका एक लैच कॉन्टैक्ट करवाया हुआ है और आउटपुट आपकी क्यू 0.0 से कनेक्ट है मोटर स्टार्टर। तो नॉर्मली जब हो प्रोग्राम होगा तो क्या होगा कि 0.0 को सप्लाई नहीं मिलेगी क्योंकि वो नॉर्मली ओपन पुश बटन है। 0.1 को सप्लाई मिल रही होगी, 0.2 को भी सप्लाई मिल रही होगी, जिसकी वजह से हमने जो प्रोग्राम में नॉर्मली ओपन यूज़ किए हुए ना कॉन्टैक्ट, वो क्लोज़ हो जाएंगे बेसिकली। उसमें आप देखें कि आपको जो है थोड़ा सा ग्रेश नज़र आ रहे हैं 0.1 0.2, ये तो ये बेसिकली एक्टिवेटेड हुए पड़े हैं बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ द नॉर्मली क्लोज एंड ओएल कॉन्टैक्ट्स। अच्छा, अब इसमें एड्रेसिंग पे थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं कि एड्रेसिंग क्या होती है। तो डिजिटल वर्ल्ड में हमारी जो है वो जो कंप्यूटर हैं वो डिजिटल और हेक्साडेसिमल सिस्टम्स में काम करते हैं। तो उसमें हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, जस्ट जो मेन चीज़ हमें पता होनी चाहिए वो बिट के बारे में पता होनी चाहिए। तो बिट में क्या होता है कि 0 या 1 उसकी वैल्यू होती है और 8 बिट्स की जो है एक बाइट होती है। बाइट में कितनी बिट्स होती हैं? 8। तो उसमें फिर दो जैसे ये आपको शो हो रहा है कि 1 0 0 1 0 1 0 0, तो ये आपके पास एक बिट पैटर्न है। अब इसकी जो डेसिमल वैल्यू क्या होगी? इसकी डेसिमल वैल्यू होती है 1, जो कि 2⁻0 2⁻1 2⁻2 2⁻3 से लेके 2⁻7। अब 1 का मतलब यह है कि 1 इससे मल्टीप्लाई होगा, 0 0 फिर 1 यानी 1 मल्टीप्लाइड बाई 8, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 8 प्लस 32, सो दैट विल बी 41। तो ये जो बिट पैटर्न है 0 0 1 0 1 0 0 1, दैट इज़ बेसिकली अ 41 नंबर इन द डेसिमल वैल्यू। डेसिमल वैल्यू कौन सी वैल्यू है? जो हम रियल वर्ल्ड में इस्तेमाल होती है, जिसकी बेस क्या होती है? 10। अच्छा, तो अब नीचे हम देखते हैं कि 8 बिट्स का एक बाइट होता है और 2 बाइट का एक वर्ड यूज़ होता है। ठीक है, तो दैट इज़ बेसिकली बिट बाइट एंड वर्ड कॉन्सेप्ट। अब इसके अंदर जो है एक कॉन्सेप्ट ये है कि LSB और MSB। LSB स्टैंड्स फॉर द लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट और MSB स्टैंड्स फॉर द मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट भी बिकॉज इसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है, यानी अगर ये बिट आपकी 1 हो जाए तो आपका नंबर बहुत ज़्यादा उसमें चेंज आ जाएगा, और अगर ये वैल्यू 0 हो जाए तो इसमें चेंज जो है बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज है। जबकि इसके मुकाबले में LSB है, अगर उसमें आपका बिट 0 हो जाए 1 हो जाए तो उसका इतना इम्पैक्ट नहीं होता। ये ऐसी है जैसे 5 लाख रुपए में 5 का जो डिजिट है, अगर वो 5 का डिजिट आपका क्या होगा? MSB आपका मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है। अगर वो 4 हो जाए तो 1 लाख का डिफरेंस इज़ अ ह्यूज डिफरेंस। तो MSB और LSB क्या है कि LSB इज़ द लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, MSB इज़ द मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। अब समरी क्या है? बिट जो है नॉर्मली PLC में क्या होता है? बिट बुलियन के अंदर इसको हम डिफ़ाइन करते हैं, और फिर उसके बाद 8 बिट्स की एक बाइट होती है जो कि बाइट या करेक्टर की फॉर्म में हम उसको लिखते हैं। फिर उसके बाद वर्ड होता है। वर्ड में क्या होता है कि वर्ड इज़ बेसिकली कंसिस्ट ऑफ दी 2 बाइट्स। ठीक है, तो वर्ड, इंट, डेट या S5 टाइम। उसके बाद 2 वर्ड्स के 4 बाइट्स होते हैं या 32 बिट्स होते हैं, जिसको डी वर्ड, डबल वर्ड भी कहते हैं, डी इंट या रियल में आप इसको इस तरह से डिफ़ाइन करते हैं। अच्छा, अब इसमें आप देखें %i0.4, इसका क्या मतलब है कि %i यानी ये एक इनपुट है, इनपुट का एड्रेस है। ठीक है, 0.4 0 बाइट और फोर्थ बिट यानी फोर्थ बिट यानी 0.0 0.1 0.2 0.3 0.4, तो ये 0.4 यानी ये 5वें नंबर पे कनेक्ट है बेसिकली, क्योंकि ये 0 से स्टार्ट हो रही है। इसी तरीके से Q1.1, ठीक है, Q1.1 परसेंटेज Q, ये कोई आउटपुट का एड्रेस है 1.1, यानी ये 1.0 1.1 ये दूसरी जो है आउटपुट आपकी होगी। अच्छा, अब इसकी कुछ हम डिस्कस करते हैं। PLC की जो मेंटेनेंस होती है उसमें कुछ इश्यूज़ को अभी हम डिस्कस करते हैं। इसकी मेंटेनेंस में ज़्यादातर प्रॉब्लम्स आपके फील्ड डिवाइसेस में आते हैं। मोर देन 75% प्रॉब्लम्स आपके फील्ड डिवाइसेस में होंगे, यानी सेंसर्स है, एक्चुएटर्स में। PLC के अंदर नॉर्मली प्रॉब्लम बहुत कम आते हैं।
वायरिंग है, फिर इसमें आईओ मॉड्यूल्स हैं, प्रोग्राम है, प्रोसेसर रैक्स है, हीट प्रोटेक्शन, लूज कनेक्शन, कम्युलेशन, डस्ट, फेलियर, वेंटिलेशन। वेंटिलेशन भी होनी चाहिए, पीएलसी जिस कैबिनेट में है उसकी वेंटिलेशन प्रॉपर होनी चाहिए। अगर वेंटिलेशन प्रॉपर नहीं होगी तो हीट की वजह से आपकी पीएलसी जो है वो डैमेज हो सकती है। अब इसकी प्रिवेंटिव मेंटेनेंस क्या होती है? मेंटेनेंस तीन तरह की होती है, प्रिवेंटिव, ब्रेकडाउन और कंडीशन बेस्ड। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस क्या होती है कि आप इन एडवांस प्रिवेंटिव मेजर्स कर लेते हैं। जैसे आप एक गाड़ी का इंजन का ऑयल चेंज करवाते हैं, एडवांस ऑयल आप चेंज करवा लेते हैं, यानी 4000 किलोमीटर आपकी रेंज है जो अलाउेबल है, आप 4000 किलोमीटर पूरे होने से पहले अपना तेल चेंज करवा लेते हैं। अच्छा, उसके बाद एक होती है ब्रेक डाउन मेंटेनेंस, कि आपने तेल चेंज नहीं करवाया अगर गाड़ी का, तो गाड़ी का इंजन ख़राब हो गया, अब जो आप उसमें मेंटेनेंस करवाएंगे, जो मरम्मत करवाएंगे, वो ब्रेक डाउन मेंटेनेंस में आएगी और वो बहुत कॉस्टली होती है। तो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस इसलिए की जाती है कि ब्रेक डाउन मेंटेनेंस से बचा जाए। और फिर इसके इन बिटवीन होती है कंडीशन बेस्ड मेंटेनेंस, जिसमें आप इक्विपमेंट की कंडीशन को देखते हुए अपनी मेंटेनेंस करते हैं। ठीक है, यानी आपने गाड़ी का ऑयल टाइम पे चेंज करवाया, लेकिन कुछ अर्से के बाद आप महसूस करते हैं कि गाड़ी के इंजन से आवाज़ आ रही है, फिर भी आप इस पे मेंटेनेंस जो करवाएंगे, इस केस में जो उसकी कंडीशन को देखते हुए उसको हम कहेंगे कंडीशन बेस्ड मेंटेनेंस। तो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में क्या करेंगे, आप इसके फ़िल्टर चेंज करें रेगुलरली, इसका लॉग और स्कैन टाइम चेक करें कंप्यूटर लगा के, और इसकी डायग्नोस्टिक लाइट्स को जो है वो चेक किया करें। नॉर्मली प्लांट में रूटीन होती है डेली की, जो प्लांट ऑपरेटर्स होते हैं वो डेली के डेली जो है उसको उनकी शिफ्ट्स होती हैं प्लांट ऑपरेटर्स की, तो वो शिफ्ट्स में भी इसकी जो है इंडिकेशंस देखते हैं कि कोई अलार्म तो नहीं आ रहा है इसके ऊपर, या कोई रॉन्ग इंडिकेशन तो नहीं आ रही। सो विजुअल इंस्पेक्शन परफॉर्म क्वार्टरली क्या होता है? चेक फॉर द प्रॉपर ऑपरेशन ऑफ वेंटिलेशन सिस्टम, चेक फॉर बिल्ट ऑफ डस्ट इज एन एक्सट्रॉनियस मटेरियल इन द कैबिनेट्स, कैबिनेट्स आपकी साफ सुथरी होनी चाहिए। लूज कनेक्शन देख लें और उसमें देखें कोई कोई मॉडिफिकेशंस वगैरह के तो नहीं हुई हुई, उसको ठीक करें। लुक फॉर द साइंस ऑफ हीटिंग, बर्निंग और वाटर इन्फिल्ट्रेशन, और डॉक्यूमेंटेशन जो है आपकी अपडेट होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आपने चेंजेस की हों और सिस्टम के अंदर वो ड्राइंग में वो अपडेट ना हो, तो आपको कुछ अर्से के बाद भूल जाएगा कि आपने क्या चेंज की थी। तो नेक्स्ट टाइम जब आप इसमें काम करने आएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी फेस होगी। तो जब भी आप चेंज करें अपने सिस्टम को, उसमें फ़ौरन उसकी ड्राइंग्स को अपडेट कर दिया करें। अच्छा, और इसमें पीएलसी की जो ईयरली बेसिस पर मेंटेनेंस होती है वो ये होती है कि उसकी बैटरीज़ को आपने रिप्लेस करना होता है। पीएलसी के अंदर जो बैटरी होती है जिसमें उसका प्रोग्राम सेफ होता है, जो पीएलसी की आपकी प्रोसेसर की बैटरी होती है, उसको आपको चेंज करना चाहिए साल बाद। तो जब उसको आपने चेंज करना है तो आपने ये ख्याल रखना है कि वो ऑन हो, यानी उसको सप्लाई मिलती रहे, क्योंकि अगर उसकी सप्लाई जाती है और आपने बैटरी निकाली हुई है पीएलसी की, तो आपका प्रोग्राम जो होगा वो वॉश हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम आप जब पीएलसी को चलाएंगे तो वो आपके जो मेमोरी कार्ड में प्रोग्राम होगा उससे प्रोग्राम उठाएगा। तो रियल टाइम में अगर आपके पैरामीटर्स जो भी चल रहे होंगे प्लांट के, वो सब के सब डिस्टर्ब हो जाएंगे, रियल टाइम ट्यूनिंग सारी की सारी डिस्टर्ब हो जाएगी। तो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा आपने ख्याल रखना है कि जो बैटरी जब आपने चेंज करनी है तो उसकी पावर जो है पीएलसी की वो ऑन रहनी चाहिए। अच्छा, और बैकअप करें आप प्रोग्राम का हर साल, उसका बैकअप हर साल बनाएं, ताकि अगर खुदा न खास्ता किसी भी वजह से आपका सिस्टम बैठ जाता है, सिस्टम आपका जो है बैठ बैठ जाता है अगर आपका सिस्टम, तो आप उसको रिस्टोर कर सकें, आपके पास बैकअप प्रोग्राम मौजूद हो, ताकि वो आप उसमें पीएलसी में डाउनलोड करें और अपने सिस्टम को जो है दोबारा से जो है वर्किंग में लेके आएँ। अच्छा, अब हम कंट्रोल सिस्टम जो है थोड़ा सा उसका मज़ीद आइडिया लेंगे। अब हम फर्दर डेप्थ में, स्टेप बाय स्टेप हम डेप्थ में जा रहे हैं। तो अब देखो, जो आपका जो इंडस्ट्री में प्रैक्टिकल कंट्रोल सिस्टम होता है वो इस तरह का होता है, जिसमें आपके पास प्रोसेस है, प्रोसेस के साथ मीटिंग डिवाइस है जो कि 4 टू 20 मिली एम्पेयर की फॉर्म में सिग्नल दे रहा होता है। नॉर्मली ये हार्ट होता है, हार्ट का सिग्नल होता है, जिसमें डिजिटल और एनालॉग दोनों इकट्ठे होते हैं। इससे पहले सिस्टम में क्या था कि सिर्फ एनालॉग सिस्टम से 4 to 20, लेकिन आजकल क्या चल रहे हैं हार्ड, और हार्ड से नेक्स्ट जो लेवल है वो है फील्ड बस का। ठीक है, वो भी हम डिस्कस करेंगे अभी। तो 4 to 20 मिली एम्पेयर सिग्नल गया आपका पीवी सिग्नल सेंसर का कंट्रोलर को, कंट्रोलर ने अपने आउटपुट जनरेट की 4 to 20 मिली एम्प्स की फॉर्म में, जो कि फाइनल कंट्रोल एलिमेंट को दी, कंट्रोल वेल को दी, और उससे फर्दर प्रोसेस जो है आपका इफेक्ट हो रहा है। सो दिस इज़ अ क्लोज लूप कंट्रोल, ये हम बड़ी डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं शुरू में भी। तो अब इसमें 4 वायर ट्रांसमिशन, 4 वायर ट्रांसमिशन में क्या होगा कि आपके ट्रांसमीटर के साथ 4 तारें लगी हुई हैं, जिसमें 2 वायर्स जो हैं वो पावर की हैं और 2 वायर्स सिग्नल की हैं। तो इसमें हम देखेंगे 2 वायर्स आर फॉर द पावर एंड 2 वायर्स आर फॉर द सिग्नल, तो ये 4 वायर आपका ट्रांसमीटर कहलाएगा। तो ये नॉर्मली कम यूज़ होते हैं क्योंकि इसमें हमें एक्स्ट्रा से पावर जो है उसको देनी पड़ रही है।
फिर क्या होता है कि इसके मुकाबले में फिर हमारा टू वायर ट्रांसमिशन सिस्टम है। टू वायर में क्या होगा कि जो टू वायर्स होंगे उनमें पावर भी होगी और उनमें सिग्नल भी होगा, ठीक है, यानी इन टू वायर्स के अंदर पावर भी है और सिग्नल भी है। थर्ड इज़ दी स्मार्ट ट्रांसमिशन सिस्टम। स्मार्ट ट्रांसमिशन जो अभी मैंने बताया था आपको, हार्ट यानी हाईवे एड्रेसेबल रिमोट ट्रांसड्यूसर। इसके अंदर डिजिटल वैल्यू भी होगी और इसके अंदर एनालॉग वैल्यू भी होगी। एनालॉग वैल्यू क्या होगी 4 to 20, और डिजिटल वैल्यू क्या होगी कि आपका जो सेंसर लगा होगा ना वो स्मार्ट है, यानी उसमें प्रोसेसर है। बेसिकली यहाँ पे जो आप ट्रांसमीटर भी देख रहे हैं ना, ये स्मार्ट ट्रांसमीटर कहलाएगा। यानी ट्रांसमीटर आपके दो तरह के होते हैं, स्मार्ट और नॉन स्मार्ट। नॉन स्मार्ट में क्या होता है कि जस्ट सेंसिंग हो रही होती है और 4 to 20 में कन्वर्ट हो रहा होता है, उसमें कोई ब्रेन नहीं होता, कोई उसके अंदर प्रोसेसर नहीं लगा हुआ। जबकि जो स्मार्ट ट्रांसमीटर होगा इसमें प्रोसेसर लगा होता है, यानी इसमें क्या होता है कि एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन होती है, प्रोसेसर को जाती है, और प्रोसेसर से डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन होती है और फिर आपके कंट्रोल सिस्टम को जाती है। तो स्मार्ट इंस्ट्रूमेंट्स का फ़ायदा ये होता है कि इसमें प्रोसेसर लगा होता है और आपके पास डायग्नोस्टिक्स आ जाते हैं, यानी आप उसकी ट्रबल शूटिंग आसानी से कर सकते हैं। आप उसकी जो कैलिब्रेशन होती है वो बड़े आसानी से कर सकते हैं। इसमें एक होता है इंस्ट्रूमेंट हार्ट कम्युनिकेटर, HART, हार्ट कम्युनिकेटर। तो हार्ट कम्युनिकेटर हम यूज़ करके इसकी कैलिब्रेशन बड़े आराम से कर सकते हैं, बहुत ईजिली कर सकते हैं। अच्छा, फिर इसमें हम ये देख रहे हैं कि ये हार्ट हार्ट कम्युनिकेशन का जो है एक प्रोटोकॉल का दिखाया हुआ कि ये कैसे काम करता है, जिसमें डिजिटल और एनालॉग कम्युनिकेशन को मिक्स किया हुआ है। इसकी बहुत ज़्यादा डिटेल्स मेरे अलग से लेक्चर मौजूद हैं इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन कोर्स के, तो वो मेरे यूट्यूब चैनल के अंदर अवेलेबल हैं। अगर आपको इसकी डेप्थ में जाके देखना चाहते हैं कि ये कैसे काम करती है, बहुत ज़्यादा डेप्थ में मैंने उसको डिस्कस किया, तो आप इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन के लेक्चर्स को रेफ़र कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट कम दी फील्ड बस। नेक्स्ट कम्स दी फील्ड बस कम्युनिकेशन। फील्ड बस कम्युनिकेशन में क्या होगा कि आपकी जो है अब फील्ड बस में आमतौर पे ये होता है कि हर सेंसर की वायर्स अलग-अलग होंगी, यानी आपके अगर दो सेंसर लगे हैं तो उसकी 4 वायर्स जो हैं, यानी दो दो वायर्स हर ट्रांसमीटर की आपके कंट्रोलर को जाएंगी, ठीक है, और इसी तरीके से आपके एक्चुएटर्स की भी वायर्स अलग-अलग होंगी। सो दैट इज़ अ वेरी बहुत ज़्यादा वायर्स वाला सिस्टम जो है वो आपका कहलाएगा ये जो कन्वेंशनल सिस्टम है। फील्ड बस में क्या होगा कि फील्ड बस में ये वायर्स का जो इतना बड़ा मैस है ये ख़त्म हो जाएगा। तो इसमें आपकी मल्टी ड्रॉप कम्युनिकेशन शुरू हो जाएगी, यानी एक वायर निकलेगी जो कि पहले एक सेंसर को जाएगी, एक सेंसर से फिर दूसरे सेंसर को जाएगी, दूसरे से फिर तीसरे सेंसर को जाएगी। इसी तरीके से वायर जो है वही वायर एक्चुएटर को फर्दर जाएगी और घूम के वापस कंट्रोल रूम में वापस आ जाएगी। तो यानी आपकी बहुत सारा जो वायर्स का सिस्टम है वो इसमें कम हो जाता है, और सारे का सारा ये डिजिटल सिस्टम है, इसमें एनालॉग नहीं होता। तो फील्ड बस में क्या होगा, सारे के सारे डिजिटल आपका सिस्टम होगा। प्लस फील्ड बस का एक और फ़ायदा ये भी होता है कि इसमें जो कंट्रोल एक्शन होता है वो फील्ड डिवाइसेस के पास चला जाता है। जैसे मिसाल के तौर पे एक ट्रांसमीटर है, उसने सिग्नल दिया आपके कंट्रोल रूम को, कंट्रोल रूम आपके 1 किलोमीटर दूर है, ठीक है, तो वो सिग्नल 1 किलोमीटर कंट्रोल रूम को जाएगा। उसके बाद कंट्रोल रूम में उसकी वैल्यूएशन होगी और एक आउटपुट जनरेट होगी पीएलसी से, जो कि फिर एक्चुएटर को जाएगी। एक्चुएटर ट्रांसमीटर के पास लगा हुआ था, वही फिर 1 किलोमीटर जो है दूर आपका सिग्नल ट्रैवल करेगा, तो आपका सिग्नल 2 किलोमीटर फासला तय कर रहा है। यानी पहले वो जा रहे हैं कंट्रोल रूम को और फिर कंट्रोल रूम से एक्चुएटर को, 1 किलोमीटर जाने में और फिर 1 किलोमीटर आने में। यानी तो फील्ड बस में क्या होगा कि फील्ड बस में जो कंट्रोल फंक्शन होगा जो फील्ड के लेवल पे, जो जैसे पीआईडी कंट्रोल है वो आपका फील्ड में लगा होगा, यानी सेंसर डायरेक्टली जो है वो आपके एक्चुएटर को कंट्रोल कर रहा होगा, और उसकी जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो सिर्फ और सिर्फ वो आपके जो है कंट्रोल सिस्टम को बता रहा होगा। यानी वो एक डिस्ट्रीब्यूटेड, यानी उसमें जो डिसीजन पावर है वो निचले लेवल तक दे दी गई है। सो दैट्स दी बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ फील्ड बस ट्रांसमिशन। अगेन इसकी बहुत ज़्यादा डिटेल्स ऑलरेडी मेरे लेक्चर मैंने इसके बनाए हुए हैं इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन की फॉर्म में, तो वो आप रेफ़र कर सकते हैं। तो ये प्रोटोकॉल्स का मुख्तलिफ कंपैरिजन है। ईथरनेट प्रोटोकॉल है, प्रोफिबस है, 232 RS485 है, फिर MPI पोर्ट है, PPI है, कंट्रोल नेट है, डिवाइस नेट है, USB अडाप्टर है और PC अडाप्टर है। तो इनकी मुख्तलिफ स्पेक्स बताई हुई हैं कि इनके बॉड रेट क्या होते हैं। बॉड रेट और बिट रेट, इनमें फ़र्क होता है। बिट रेट होता है ए नंबर ऑफ बिट पर सेकंड, 1 बिट पर सेकंड। बॉड रेट होता है नंबर ऑफ सिंबल्स पर सेकंड, यानी मिसाल के तौर पे अगर 4 बिट का एक सिंबल है तो अब बॉड रेट क्या होगा कि सिंबल पर सेकंड, यानी 4 बिट्स पर सेकंड, ठीक है। दैट्स द डिफरेंस बिटवीन द बिट रेट एंड बॉड रेट। बॉड रेट इज़ बेसिकली द सिंबल पर सेकंड, बिट रेट क्या होगा, बिट पर सेकंड। मैक्सिमम केबल लेंथ है, मैक्सिमम नंबर ऑफ डिवाइसेस हैं, और इंटरनेट कैपेबिलिटी जो है उसमें डिस्कस कर रहे हैं।
अच्छा, फिर फर्दर हम देखते हैं कि एनालॉग इनपुट्स जो होती हैं, जो कि आपके जैसे लेवल है, प्रेशर है, टेम्परेचर है, फ्लो, ये एनालॉग क्वांटिटीज़ हैं। ये आपके इनपुट मॉड्यूल को जाएंगी और फिर उससे आगे इनपुट मॉड्यूल से पीएलसी को जाएंगी। ठीक है। इसी तरीके से जो एनालॉग आउटपुट्स होंगी वो पीएलसी से जनरेट होंगी, आपके प्रोसेसर से आपके एनालॉग आउटपुट मॉड्यूल को जाएंगी, और एनालॉग आउटपुट मॉड्यूल उसको फर्दर फिर जो है वो आपकी एक्चुएटर को सप्लाई करेगा। और क्लोज लूप कंट्रोल क्या होता है, हम बड़ी डिटेल में ये सारे कंट्रोल लूप डिस्कस कर चुके हैं। अगेन ये चीज़ें बार बार रिपीट इस वजह से हो रही हैं कि यही पीएलसी है। पीएलसी एक कंट्रोल सिस्टम है जो कि एक ऑटोमेटिक कंट्रोल को इम्प्लीमेंट कर रहा है, और इसमें हम सारी की सारी लॉजिक्स को कंप्यूटर के थ्रू प्रोग्राम कर रहे हैं। सो एस पी माइनस पी वी इज़ योर एरर, then it goes to the controller generates the output which goes to the process and process influences your PV। अच्छा, और ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि हमारी कम्युनिकेशन जो होती है 4 to 20 की फॉर्म में हो। 4 मिली एम्पेयर इज़ 0%, 8 मिली एम्पेयर इज़ 25%, 12 मिली एम्पेयर इज़ 50%, 16 मिली एम्पेयर इज़ 75%, 20 मिली एम्पेयर इज़ 100% ऑफ योर सिग्नल। ये भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि किस तरह से हमारा प्रैक्टिकल कंट्रोल लूप चल रहा होता है। अच्छा, इसमें ये इक्वेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये मैंने इंडस्ट्री में भी खुद अप्लाई की हुई है कैलिब्रेशन के दौरान। सो y इज़ इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है, अगर आपका सिग्नल है 0 से 100%, वो 4 to 20 में आपने उसको कैलिब्रेट करना है, तो उसको हम कहते हैं स्केलिंग। ये हम स्केलिंग कर रहे हैं, तो इसमें स्ट्रेट लाइन इक्वेशन सीधी सीधी आप इस्तेमाल करें कि 0 पे 4 है और 100% पे 20 मिली एम्स है, तो इसमें आपका m क्या होगा, m विल बी योर डेल्टा y ओवर डेल्टा x। डेल्टा y इसमें कितना है 16 मिली एम्स, और डेल्टा एक्स इसमें कितना है 100, तो 16 ओवर 100 इज़ 0.16। और इसमें c यानी वाई इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट क्या होता है कि ज़ीरो के ऊपर कितने जो है वो y है, तो जब x 0 है तो y कितना है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं जब x 0 है तो y 4 है, तो 4 मिली एम्स इज़ योर y इंटरसेप्ट। सो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, दैट इज़ इक्वल टू 0.16 x प्लस 4। ये इसकी इक्वेशन बन जाएगी। अब उस इक्वेशन को आप इधर अप्लाई करते हैं, जैसे आपके जो कंट्रोलर है वो कितना जनरेट कर रहा है। फॉर एग्जांपल है जस्ट ये कि जिसमें 8.55 मिली एम्पेयर कंट्रोलर जनरेट कर रहा है। अब आपसे पूछा गया कि जो कंट्रोल वेल्व जो कितने परसेंट ओपन है, यानी ये 4 to 20 पे आपने कैलिब्रेट किया हुआ, यानी 4 पे ये 0% ओपन है, 20 पे ये 100% ओपन है। तो अब अगर 8.55 मिली एम्पेयर आ रहे हैं तो आप कितने परसेंट ओपन होगा। तो इसमें जो है कैलिब्रेशन में हम देखते हैं उसी इक्वेशन को अप्लाई करके y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी इक्वेशन को अप्लाई करके हम निकाल सकते हैं कि ये 28% जो है वेल्व आपका ओपन होगा अगर करंट आ रहा होगा आपका 8.55 मिली एम्पेयर। इसी तरीके से अब हम जो इंडस्ट्री में जो कंट्रोल सिस्टम होता है पीएलसी वाला, तो इस तरह का होता है। अब कंट्रोलर से यहाँ मुराद है पीएलसी। इससे आउटपुट आपकी निकली 2 वायर में जो कि ड्राइव को जाएगी। ड्राइव को इन टर्म्स ऑफ 4 to 20 मिली एम्पेयर ड्राइव को एसी सप्लाई इनपुट होगी, और फर्दर जो है ड्राइव आगे मोटर को जो है वो सप्लाई कर रही होगी वोल्टेज। यहाँ पे डीसी मोटर यूज़ हुई है, तो ये एक डीसी ड्राइव है जो कि अपने जो डीसी आउटपुट वोल्टेज है उसको कंट्रोल कर रही होगी डिपेंडिंग अपॉन द सिग्नल इट रिसीव्स फ्रॉम द पीएलसी। अगर 4 मिली एम्पेयर मिल रहे होंगे तो मोटर की स्पीड 0 होगी, अगर 20 मिली एम्पेयर मिल रहे होंगे तो मोटर की स्पीड मैक्सिमम होगी। ठीक है, तो दैट इज़ अ डीसी ड्राइव जो यहाँ पे सर्किट शो हुआ है। इसी तरह एसी ड्राइव का भी होगा। एसी ड्राइव जो है वो आपकी फ्रिक्वेंसी को मोटर के कंट्रोल कर रही होगी, तो 4 मिली एम्पेयर पे उसकी स्पीड 0 होगी और 20 मिली एम्पेयर पे उसकी स्पीड मैक्सिमम होगी। अब ये एक दिखाया हुआ कि पीएलसी का सिस्टम एक 4 वायर ट्रांसमीटर, जिसमें हम देख रहे हैं कि हमारा 4 वायर ट्रांसमीटर है, 2 वायर्स सोर्स के हैं, पावर सोर्स के, और 2 वायर्स आगे सिग्नल के हैं जो कि पीएलसी को जा रहे हैं। अब इसमें आप देखें कि जो पावर सोर्स है वो ट्रांसमीटर के साथ लगा हुआ है। ठीक है, अच्छा, अब ये एक 4 वायर ट्रांसमीटर है। इसमें और पिछले वाले में फ़र्क ये है कि इसमें पावर आपकी जो है वो पीएलसी के पास लगी हुई है, यानी कंट्रोल रूम साइड पे, और आपको जो केबल है लेकिन आपको केबल 4 वायर इस्तेमाल करनी पड़ रही है। तो ये ज़रा कॉस्टली सिस्टम हो जाएगा क्योंकि इसमें 4 कोर वाली केबल होगी। अब पता नहीं 1 किलोमीटर फासला है, 2 किलोमीटर फासला हो सकता है, फासला ज़्यादा भी हो सकता है, तो ये कॉस्टली सिस्टम है। इसके मुकाबले में आप ये देखें कि ये 2 वायर सिस्टम है, इसमें जो है 2 वायर सिस्टम के अंदर ही पावर है और इसी के अंदर सिग्नल है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा उससे लेस एक्सपेंसिव आपका सिस्टम जो है वो बन जाएगा। अच्छा, अब कंट्रोलर जो है जैसे पीएलसी, उसमें पीवी क्या होता है, प्रोसेस वेरिएबल, जो कि सेंसर से आता है। एसपी इज़ योर सेट पॉइंट जो कि आपने उसको दिया होता है, और आगे आउटपुट होती है जो कि 3 to 15 psi इन टर्म्स ऑफ न्यूमेटिक, 4 to 20 मिली एम्पेयर इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक,
एंड डिजिटल डेटा इन टर्म्स ऑफ फील्ड बस जनरेट होते हैं। अच्छा, अब ये एक कंट्रोल लूप आप देखें, इसके अंदर क्या हो रहा है कि एक एनालॉग आउटपुट का लूप है जिसमें कंट्रोलर जो है वो 4 to 20 जनरेट कर रहा है, जो कि I2P कन्वर्टर को जा रहा है। I2P कन्वर्टर क्या कर रहा है कि उस 4 to 20 के अगेंस्ट 3 to 15 PSI जनरेट करेगा, और वो 3 to 15 PSI का प्रेशर जो है आपकी कंट्रोल वेल्व को मिलेगा। क्योंकि जो अभी भी इंडस्ट्री में जो सिस्टम, पुराने जो सिस्टम्स थे ना DCS वगैरह, वो सारे न्यूमेटिक होते थे 3 to 15 PSI पे। फिर वक्त के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक्स की एडवांसमेंट के साथ साथ सिस्टम इलेक्ट्रॉनिक होते गए। अभी भी सिस्टम इलेक्ट्रॉनिक काफ़ी ज़्यादा हो गए, लेकिन न्यूमेटिक सिस्टम जिसमें कंप्रेस्ड एयर यूज़ होती है वो अभी भी काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। क्यों? उनमें पावर ट्रांसमिशन, बहुत अच्छी पावर ट्रांसमिशन पॉसिबल होती है, यानी अच्छी खासी पावर आप उसमें ट्रांसमिट कर सकते हैं। तो I2P कन्वर्टर क्या करेगा, आपके 4 to 20 को 3 to 15 PSI में कन्वर्ट करके कंट्रोल वेल्व को सप्लाई करेगा। अच्छा, फिर ये देखें 2 वाई ट्रांसमीटर है। इसके अंदर ये ज़रा आगे आगे डायग्राम उसी के साथ होनी चाहिए थी, पीछे वाली डायग्राम के साथ। तो इसमें देखें, इसमें ये फ़र्क है कि इसके अंदर जो सप्लाई आप देखें कहाँ पे, सप्लाई PLC के अंदर है, यानी PLC ही सप्लाई कर रही है ट्रांसमीटर को। जो एनर्जी चाहिए वो PLC से ही सप्लाई हो रही है। पिछली डायग्राम के अंदर क्या थी कि पावर सप्लाई बाहर बनी हुई थी, यानी वो अलग लगी हुई थी। अच्छा, अब जो प्रैक्टिकल सिस्टम होते हैं फील्ड के, वो किस तरह के होते हैं? वो इस तरह के होते हैं, ये जो ब्लॉक डायग्राम आपके सामने शो हो रही है, जिसमें आपके ट्रांसमीटर्स लगे हुए हैं, सेंसर्स, इनपुट्स लगी हुई हैं, ठीक है, एनालॉग और डिजिटल। वो जाती हैं, उनकी वायर्स जाती हैं जंक्शन फील्ड बॉक्स में, फील्ड जंक्शन बॉक्स, ठीक है, JB इसको बोलते हैं, जंक्शन बॉक्स JB में जाती हैं। JB में जाके वो जो इंडिविजुअल वायर्स हैं फिर वो मल्टीप्लेक्स हो जाती हैं, यानी एक मोटी तार आप इस्तेमाल करते हैं जो कि आपके कंट्रोल सिस्टम की मार्शलिंग कैबिनेट तक आती है। मार्शलिंग कैबिनेट से फिर आगे वो केबल्स जाती हैं आपके सिस्टम कैबिनेट में, जहाँ पे आपके कंट्रोलर्स लगे होते हैं, ठीक है। कंट्रोलर्स से फिर आगे फर्दर वो आपकी वर्क स्टेशन को जाती है, जो आपकी डेटा कम्युनिकेशन वायर्स के थ्रू कंप्यूटर जो लगे होते हैं, जहाँ पे आपके ऑपरेटर बैठे होते हैं, आपके इंजीनियर्स बैठे होते हैं मॉडिफिकेशन के लिए, वो इस पे काम कर रहे होते हैं। सो ये जो ब्लॉक डायग्राम है, ये बेसिकली आपको जो प्रैक्टिकल सिस्टम मिलेगा प्लांट्स के अंदर, वो इस तरह का मिलेगा। Field transmitters to junction box to marshalling cabinet to system cabinet and system cabinet to workstation। Exactly इसी सिस्टम पे मैंने जो है काम किया हुआ है ऑयल एंड गैस के अंदर, तो आपको प्रैक्टिकली सिस्टम जो है इस तरह के मिलेंगे। अच्छा, फिर इसमें अर्थिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होती है इन सिस्टम्स के अंदर। अर्थिंग दो तरह की होती है, एक होती है इलेक्ट्रिकल अर्थिंग और दूसरी होती है इंस्ट्रूमेंट अर्थ। इलेक्ट्रिकल अर्थ जो होती है ना, आपकी प्रोटेक्टिव अर्थ होती है। जैसे आपकी जो कैबिनेट है वो मेटालिक होती है, अगर उस पर कहीं पे फेज़ उसके साथ टच कर जाए तो उस पर वोल्टेज आ जाएंगे, अगर आप उसको टच करेंगे तो वो करंट फिर आपसे पास होगा, यानी आप एक रेजिस्टिव लोड बन जाएंगे और आप में से करंट पास हो जाएगा, यानी वो कैबिनेट एक हैज़र्ड बन जाएगी आपके लिए। तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए करते हैं हम बॉडी को अर्थ करते हैं, इसको कहते हैं बॉडी अर्थिंग। बॉडी अर्थिंग या इलेक्ट्रिकल अर्थिंग या प्रोटेक्टिव अर्थिंग। दूसरी होती है इंस्ट्रूमेंट अर्थ। इंस्ट्रूमेंट अर्थ होती है जो सिग्नल होता है 4 to 20, इसको एक स्टेबल ज़ीरो ग्राउंड सिग्नल चाहिए होता है, रेफरेंस चाहिए होता है, तो उसको बोलते हैं इंस्ट्रूमेंट अर्थ। और ये दोनों अर्थ अलहदा होती हैं। इलेक्ट्रिकल अर्थ को डर्टी अर्थ भी बोलते हैं, बिकॉज इसमें पावर इन्वॉल्व होती है हार्मोनिक्स वगैरह की वजह से। कभी भी इंस्ट्रूमेंट्स को, स्पेशली डेलिकेट इंस्ट्रूमेंट्स को इसके साथ नहीं लगाते, इंस्ट्रूमेंट अर्थ अलहदा रखते हैं। और एक और इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अर्थिंग आपने एक पॉइंट से सिर्फ करनी है, यानी अगर आपने ट्रांसमीटर वगैरह कनेक्ट किए हैं PLC, तो अर्थिंग आप जो आपकी जो केबल होगी अपनी सिर्फ एक तरफ से करनी है, और वो कंट्रोल रूम साइड होती है, यानी कंट्रोल रूम साइड में आप अर्थ करते हैं, ट्रांसमीटर साइड पे आप अर्थ नहीं करते। क्योंकि अगर आप दोनों जगहों पे अर्थिंग कर देंगे ना, तो अर्थिंग का पोटेंशियल अगर चेंज हो गया तो उसमें फिर करंट फ्लो करना शुरू कर देता है, इंटर सर्कुलेटिंग करंट उसको बोलते हैं, जो कि आपकी केबल से पास करना शुरू कर देगा बिकॉज ऑफ दी टू ग्राउंड्स। तो ग्राउंडिंग नहीं मैं उसको बोलूँगा, मैं उसको अर्थिंग, इंस्ट्रूमेंट अर्थ कहूँगा। तो हम जो सिग्नल अर्थ करेंगे या इंस्ट्रूमेंट अर्थ करेंगे वो सिर्फ एक तरफ से करेंगे, और वो कंट्रोल रूम साइड से करेंगे। एक और अर्थ भी होती है जो यहाँ मेंशन ही, वो होती है सेफ्टी अर्थ, सेफ्टी इंस्ट्रूमेंट अर्थिंग। सेफ्टी अर्थ क्या होगी, वो जो आपकी जो सेफ्टी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, स्पेशली जो ऑयल एंड गैस के अंदर जो क्लासिफाइड एरियाज़ में लगे होते हैं, उनकी अर्थ जो है वो अलहदा रखी जाती है। खैर उसको मैं यहाँ पे अभी डिस्कस नहीं करूँगा वो अर्थिंग, क्योंकि अर्थिंग की एक अलहदा ट्रेनिंग दी जा सकती है जिसमें हम अर्थिंग को बहुत डेप्थ में डिस्कस कर सकते हैं। तो यहाँ पे बस मैंने जो है अपने ये जहन में रखना है कि इलेक्ट्रिकल अर्थिंग होती है और इंस्ट्रूमेंट अर्थिंग होती है, एंड दीज बोथ आर इम्पॉर्टेंट।
अच्छा, अब हम थोड़ा सा मज़ीद अगले लेवल की तरफ जाते हैं, वो है डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल सिस्टम के पीएलसीओ का। अगर हमने एक सिस्टम बनाना है तो वो कैसे होता है, या एक अलहदा से डीसीएस सिस्टम जिसका एक सेपरेट आर्किटेक्चर होता है वो किस तरह का होता है। तो दिस इज़ अ रेगुलर कंट्रोल लूप, जिसमें हम देखते हैं सेंसर लगा हुआ है, कंट्रोलर को जा रहा है, कंट्रोलर से आउटपुट निकल के वेल्व को जा रही है, और क्लोज लूप कंट्रोल बेसिकली एक लगा हुआ है। ये हम काफ़ी डिटेल में अभी तक डिस्कस कर चुके हैं। यह है ट्रेडिशनल सिंगल लूप कंट्रोलर। जबकि अगर बहुत सारे लूप्स लगे हों, आपके बहुत सारे सेंसर एक्चुएटर हैं, जैसे ये क्लोज लूप है, ये वाला क्लोज लूप है, ये क्लोज लूप है, ये सेंसर, ये एक्चुएटर है, ये सारे के सारे आपके कहाँ जाएंगे, डीसीएस को। आप देखें हर एक की वायर्स अलहदा हैं, ठीक है। और फिर डीसीएस से एक मेन डेटा हाईवे निकली डिजिटल कम्युनिकेशन के फॉर्म में, जो कि वर्क स्टेशन और आपके इंजीनियरिंग वर्क स्टेशन को चलेगी। सो दिस इज़ द आर्किटेक्चर ऑफ अ डीसीएस, अ ट्रेडिशनल डीसीएस। तो एक ट्रेडिशनल डीसीएस का आर्किटेक्चर है। ये वाला डीसीएस है, ये हमारे पास लगा हुआ था, ये उसकी एक ब्लॉक डायग्राम आप कह सकते हैं, जिसके अंदर हम देख रहे हैं कि आपकी जो कैबिनेट्स हैं, ये आपके आपके सेंसर्स और आपके एक्चुएटर्स लगे हुए हैं, जिससे वायर्स आपकी जो हैं वो मार्शलिंग कैबिनेट्स को जाएंगी और सिस्टम कैबिनेट्स को जाएंगी, और फिर आपके जो है कैबिनेट्स के बाद आपके कंट्रोलर आ जाते हैं, फॉल्ट टॉलरेंट कंट्रोलर। फॉल्ट टॉलरेंट का मतलब ये रिडंडेंट लगे होते हैं। रिडंडेंट का मतलब है कि अगर एक कंट्रोलर में फॉल्ट है तो दूसरा उसको टेकअप कर लेता है। हॉट रिडंडेंट इसको बोलते हैं, हॉट रिडंडेंट। अच्छा, फिर उसके बाद वो इथरनेट स्विच को गया, इथरनेट स्विच से फिर आगे फर्दर ये वर्क स्टेशंस को चला गया, जिसमें मेंटेनेंस वर्क स्टेशंस हैं, आपके ऑपरेटर वर्क स्टेशंस हैं, इंजीनियरिंग वर्क स्टेशंस हैं, और ईआरपी सिस्टम्स हैं, और फिर प्रिंटर वगैरह भी उस पर लगा सकते हैं। अगेन ये भी आपका जो मैश नेटवर्क है, मैश नेटवर्क डीसीएस में मुख्तलिफ टोपोलॉजीज़ होती हैं। स्टार टोपोलॉजी होती है, स्टार के बाद मैश टोपोलॉजी होती है, ठीक है। और स्टार है, मैश है, लूप टोपोलॉजी भी एक होती है जिसमें लूप की फॉर्म होती है। खैर इतनी डेप्थ में हम यहाँ इस ट्रेनिंग में डिस्कस नहीं करेंगे। डीसीएस के अलग लेक्चर्स मेरे मौजूद हैं इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में, आप वहाँ पे उनको देख सकते हैं। बहुत ज़्यादा डेप्थ में मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है हर चीज़ को। तो ये भी रिडंडेंट है, आपके फॉल्ट टॉलरेंट हैं कि अगर एक स्विच में फॉल्ट आएगा तो दूसरा स्विच उसको टेक ओवर कर लेगा। अच्छा, अब हम स्काडा सिस्टम पे देखते हैं कि स्काडा सिस्टम, अगेन मैं यहाँ पे इन चीज़ों के कॉन्सेप्ट्स ब्रीफली आपको बता रहा हूँ। अगर आपको बहुत डिटेल में देखना है तो इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन के मेरे लेक्चर्स को आप रेफर कर सकते हैं। स्काडा सिस्टम क्या होता है? सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डेटा एक्विजिशन सिस्टम। तो SCADA is the acronym for Supervisory Control and Data Acquisition. SCADA means SCADA systems are typically used to perform data collection and control at the supervisory level. This implies that the system is not critical to control the process in real time, as there is a separate integrated real-time automated control system that can respond quickly enough to compensate for the process changes within the time constants of the process. ये हम आगे देखते हैं इसका कॉन्सेप्ट, जिसमें हम जो है ये देखें। अब इसमें हम देखें कि सुपरवाइजरी कंट्रोल क्या है, कि जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन की हायरार्की होती है जिसमें आपका एक मेन मैनेजर है और आपके फर्दर नीचे वर्कर्स हैं, ठीक है। फर्दर एक मेन मैनेजर है और उसके नीचे डिप्टी मैनेजर्स हैं। तो मेन मैनेजर को इन्फॉर्मेशन देनी है डिप्टी मैनेजर्स ने, और डिप्टी मैनेजर्स क्या हैं कि अपने अपने एरिया के रिस्पॉन्सिबल हैं। बिल्कुल इसी तरह से एक आपके स्काडा सिस्टम में एक मेन कंट्रोलर जो कि सुपरवाइजरी लेवल पे लगा हुआ है, जो कि डेटा कलेक्ट कर रहा है आपका पीएलसी 1 से और पीएलसी 2 से। अब जो पीएलसी 1 है वो रिस्पॉन्सिबल है अपने अपने जो एरिया के अंदर फॉल्ट्स हैं, अपने एरिया के अंदर जो लॉजिक्स हैं, जो ट्रिपिंग्स हैं, उसके रिस्पॉन्सिबल पीएलसी 1 है। इसी तरीके से पीएलसी 2 है, वो भी अपने लेवल पे अपने प्रोसेस की रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन पीएलसी 1 पीएलसी 2 ने डेटा जो है प्रोवाइड करना है आपकी मेन पीएलसी को, जो कि SCADA सिस्टम कहलाएगा। सो दैट इज द आर्किटेक्चर ऑफ अ SCADA system. So PLC1 compares the measured flow to the set point, control the speed pump as required to match the flow to the set point. PLC2 compares the measured level to the set point, controls the flow through the well to match the level to the set point. और SCADA सिस्टम क्या करेगा? PLC1 और PLC2 से डेटा लेगा और इनको ऑन ऑफ की कमांड देगा, और सेट पॉइंट में अगर कोई चेंजेस करनी है तो वो इन्फॉर्मेशन देगा। बाकी जो डेडिकेटेड प्रोटेक्शंस हैं वो उसकी रिस्पॉन्सिबल आपकी PLC1 और PLC2 होंगी। जैसे आपके पास एक ये सिस्टम शो हो रहा है SCADA सिस्टम का। अच्छा, SCADA सिस्टम में ये भी मिसकॉन्सेप्शन है कि जी ये वायरलेस होता है। ये ज़रूरी नहीं है, SCADA सिस्टम का वायर्ड भी हो सकता है। इसमें क्या होता है कि SCADA सिस्टम में MTU और RTU का कॉन्सेप्ट होता है, मेन मास्टर टर्मिनल यूनिट और रिमोट टर्मिनल यूनिट। तो मास्टर टर्मिनल यूनिट क्या होता है कि आपका मास्टर होता है, ठीक है। मास्टर मीन्स आपका मेन कंट्रोलर उसको कहते हैं। और रिमोट टर्मिनल यूनिट क्या होता है कि अगेन वही वही वाला कॉन्सेप्ट है PLC1 और PLC2 का, जो पहले मैंने एक्सप्लेन किया। अब इसमें आप देखें, इसमें MTU कौन सा है आपका? MTU इज़ योर दिस कंट्रोल, ये आपका MTU है। और PLC1 और PLC2 क्या हैं? आपके RTUs हैं। तो ये हम देखते हैं कि अगर आपका कंट्रोल सिस्टम बहुत एक्सपेंडेड हो, बहुत बड़ा सिस्टम हो,
जो कि जियोग्राफिकली भी बहुत ज़्यादा उसमें फासले हों, ठीक है, 20-20 किलोमीटर के डिफरेंस हो, तो आप क्या करते हैं कि RTU1 मीन्स ये एक PLC लगी हुई है, ये एक वेल भी हो सकता है, जैसे हमारे पास ऑयल एंड गैस में एक वेल्स का एक स्काडा सिस्टम पूरा लगा हुआ था। तो RTU1 इज़ सेपरेट डेडिकेटेड PLC जो कि इस मशीन को कंट्रोल करती है। इसी तरीके से RTU क्या है कि एक अलग PLC है जो कि अपने प्रोसेस को कंट्रोल करी। इसी तरीके से RTU3 है और RTU4 है। अब ये सारे का सारा डेटा दे रहे हैं MTU को, ठीक है, लेकिन जो RTU1 है अपने फॉल्ट्स की जिम्मेदार, अपने प्रोसेस की जिम्मेदार RTU1 है। इसी तरीके से RTU2 भी अपने प्रोसेस की जिम्मेदार है, RTU3 भी अपने प्रोसेस की जिम्मेदार है। MTU ने नीचे प्रोसेस को कंट्रोल नहीं करना, वो RTU1, RTU2, RTU3 की PLC ने कंट्रोल करना है। तो MTU ने क्या करना है कि जस्ट उसका डेटा लेना है, उससे इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करनी है, या उसको ऑन ऑफ की कमांड देनी है, या उससे जो है उसके सेट पॉइंट को चेंज करने की कमांड देनी, बस इतना ही। इससे ज़्यादा जो है MTU का काम निचले लेवल पे नहीं होगा। सो दैट इज़ द आर्किटेक्चर ऑफ अ SCADA सिस्टम इन टर्म्स ऑफ MTU एंड RTU। अब ये देखें एक RTU की एग्जांपल इसमें शो कर रही है। एक वायरलेस RTU है आपका जिसमें PLC लगी हुई है, वो आपके रेडियो मॉड्यूल से अपना डेटा जो है वो वायरलेसली एक ख़ास फ्रीक्वेंसी पे जो कि 100 और प्लस मेगाहर्ट्ज़ जितना भी बैंड उसको अलाउ किया होगा उस पर ये MTU को दे रही है। अब MTU शो हो रहा है कि जिसमें एक मेन एंटेना लगा हुआ है जिससे मुख्तलिफ RTU से डेटा आ रहा है, और वो डेटा जो है आगे रिडंडेंट कंट्रोलर्स को जा रहा है। यानी ये जो आपका MTU है ये भी फॉल्ट टॉलरेंट है, यानी अगर इसमें किसी एक में फॉल्ट आ जाएगा तो दूसरा उसको टेक ओवर कर लेगा, तो उसको हम बोलते हैं फॉल्ट टॉलरेंट। तो उसके बाद ये जा रहा है इथरनेट स्विच को, और इथरनेट स्विच से फिर आगे वर्क स्टेशन से कनेक्ट है जहाँ पे आपकी HMI लगी हुई है, जो कि वंडरवेयर, मैंने जिस पे काम किया था वो वंडरवेयर इन टच का वर्जन 11 था, वंडरवेयर इन टच। तो आमतौर पे ये जो वंडरवेयर सॉफ्टवेयर है या ये जो HMI बनी होती है इसको भी SCADA कहा जा रहा था कि SCADA इज़ एन HMI। तो SCADA कोई HMI नहीं होती, SCADA एक पूरा सिस्टम होता है। इस पूरे सिस्टम को हम SCADA सिस्टम कहते हैं, लेकिन आमतौर पे कई बार जो HMI होती है उसको भी SCADA बोला जा रहा होता है, लेकिन उस वो अकेली HMI नहीं होती। SCADA सिस्टम से मुराद पीछे पूरा जो सिस्टम लगा हुआ है वो पूरे का पूरा सिस्टम SCADA सिस्टम कहलाता है। अच्छा, अब हम थोड़ा सा इसमें जो कंट्रोल होता है एनालॉग कंट्रोल, उसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंट्रोल होता है PID कंट्रोल। तो PID कंट्रोल को हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। अगेन मेरे चैनल के अंदर PID कंट्रोल के ऊपर बहुत ज़्यादा लेक्चर्स मौजूद हैं जिसमें मैंने PID कंट्रोल को हर एस्पेक्ट से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो आप PID कंट्रोल के मतलब बहुत ज़्यादा अच्छी और क्वालिटी वाली जो ट्रेनिंग है, इंफॉर्मेशन है, आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पे मैं बस उसको समराइज़ करूँगा कि इसमें हमारे पास एक होती है प्रोपोर्शनल गेन। तो प्रोपोर्शनल गेन को बढ़ाने से क्या होता है कि प्रोपोर्शनल गेन से आपका राइज टाइम कम हो रहा है, हम इसे कहते हैं राइज टाइम कम होना, और आपका जो ऑफसेट है PID कंट्रोल में, जो ऑफसेट आता है सेट पॉइंट और PV के दरमियान जो ऑफसेट है वो कम हो जाता है प्रोपोर्शनल गेन के बढ़ाने से। अगेन हम अभी PID कंट्रोल को डिस्कस कर रहे हैं, और PID कंट्रोल के अंदर हम प्रोपोर्शनल गेन को डिस्कस कर रहे हैं। और PI कंट्रोल और P कंट्रोल में क्या फ़र्क होता है? आई कंट्रोल में इंटीग्रल एक्शन आ जाता है, और इंटीग्रल एक्शन से क्या होता है कि आपका जो ऑफसेट होता है या स्टेडी स्टेट एरर होता है वो रिमूव हो जाता है। और डेरिवेटिव एक्शन होता है PID कंट्रोल। डेरिवेटिव एक्शन जो होता है उससे आपका ट्रांजिएंट रिस्पांस इंप्रूव होता है। इसका मतलब है कि आपका ओवर शूट कम हो जाता है और आपका सेटलिंग टाइम जो है कम हो जाता है उससे। और इसको हम इस तरह भी समझ सकते हैं, P मीन्स रियल टाइम यानी हाल, I मीन्स पास्ट मीन्स हिस्ट्री, और डेरिवेटिव मीन्स फ्यूचर यानी एंटिसिपेटरी कंट्रोल, यानी अगर आपके फ्यूचर में सेट पॉइंट चेंज होता है तो कंट्रोलर भी उस चेंज की बेसिस पर अपनी आउटपुट जनरेट करेगा। तो ये उसकी इक्वेशन होती है KPE प्लस KIE प्लस KD डेरिवेटिव ऑफ E। अगेन PID कंट्रोलर की ट्यूनिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है, इंडस्ट्री में इसकी ट्यूनिंग की जाती है। अब इक्वेशन जो होती है PID कंट्रोल की दो तरह की होती है, गेंस की फॉर्म में भी होती है और टाइम की फॉर्म में भी होती है। अगेन ये सारे के सारे मैं बहुत ज़्यादा डिस्कस डिटेल में कर चुका हूँ अपने दीगर दूसरे लेक्चर्स के अंदर, इंडस्ट्रियल प्रोसेस कंट्रोल के अंदर, एडवांस कंट्रोल के अंदर, तो आपको उसकी बहुत ज़्यादा डिटेल्स वहाँ ऑलरेडी मौजूद मिल जाएंगी। अच्छा, ये एक रिस्पांस में शो कर रहा है जस्ट जो है, इसको मैं इस टॉपिक को इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि PLCs में ये यूज़ होता है काफ़ी, यानी आपका एनालॉग जो इनपुट्स और आउटपुट्स होती है ना उसके अंदर आपका PID इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। मैंने काफ़ी ज़्यादा इसके ऊपर काम किया हुआ है। तो अब इसमें देखें कि अगर आपकी PV और SP की बिहेवियर से आपका कंट्रोलर की आउटपुट कैसे होगी। प्रोपोर्शनल रिस्पॉन्स क्या होगा कि बिल्कुल उसकी शेप सेम होगी, जस्ट एक प्रोपोर्शनल
गेन से मल्टीप्लाई होगा। और इंटीग्रल रिस्पॉन्स में क्या होगा कि इंटीग्रेशन हो जाएगी। जैसे स्टेप की इंटीग्रेशन क्या होती है, एक लीनियर लाइन होती है, और डेरिवेटिव क्या होगा कि डेरिवेटिव पे जब चेंज आ रही है, यानी कांस्टेंट का डेरिवेटिव ज़ीरो होता है, तो हम देखने के चेंज कहाँ पे आती है, सिर्फ यहाँ पे चेंज आ रही है। तो यहाँ पे आपको एक स्पाइक मिल रही है पॉजिटिव, यानी ज़ीरो माइनस हाई, तो ये पॉजिटिव स्पाइक आपको मिल रही है। तो ये आपका पीआईडी कंट्रोलर का रिस्पॉन्स होगा। और अगर आपका पीबी जो है आपका इंक्रीज़ होकर डिक्रीज़ हो जाता है, तो आपका पीआईडी कंट्रोलर का रिस्पांस इस किस्म का जो है वो जनरेट हो जाएगा। जो स्पाइक है वो डेरिवेटिव को शो कर रही है, और लीनियर लाइन कांस्टेंट की इंटीग्रेशन को शो कर रही है। और प्रोपोर्शनल एक्शन क्या होगा, जस्ट सेम शेप का होगा, सिर्फ उसमें मल्टीप्लाई होगा किसी कांस्टेंट से। इस तरीके से अगर आपका पीवी ट्राइंगुलर है, तो आपका पीआईडी कंट्रोलर का रिस्पांस आपके सामने आ रहा है। अब इसमें जो है प्रोपोर्शनल रिस्पांस सेम शेप में है। इंटीग्रल रिस्पांस क्या होता है, इंटीग्रेशन, यानी कांस्टेंट की इंटीग्रेशन जो है पहले की हुई है, पॉजिटिव इंटीग्रेशन हुई यहाँ पे, और फिर उसके बाद आपकी स्लोप नेगेटिव हो गई, जिसकी वजह से वो इंटीग्रेशन जो है वो एक न्यू वैल्यू पे चली गई। ठीक है, उसके बाद ये हॉरिजेंटल हो गई है। ठीक है, अच्छा, और उसके बाद आपकी जो डेरिवेटिव रिस्पांस था, एक लाइन का डेरिवेटिव कांस्टेंट होता था, यहाँ पे पॉजिटिव कांस्टेंट है, और यहाँ पे ये नेगेटिव स्लोप है, तो यहाँ पे एक नेगेटिव कांस्टेंट इसका डेरिवेटिव आएगा। तो पीआईडी कंट्रोलर का रिस्पांस जो है एक ट्रायंगुलर पीवी के लिए इस तरह का होगा, एंड दैट इज़ द रिस्पांस फॉर अ स्टेप इन चेंज इन द पीवी। यानी आपका पीवी में स्टेप चेंज आ गई है, तो उसमें पीआईडी कंट्रोलर इस तरह का रिस्पांस जनरेट करेगा, एंड इट विल ट्राई टू keep PV close to the SP to make the error 0। अब ट्यूनिंग आती है कि पीआईडी कंट्रोलर के पैरामीटर्स की ट्यूनिंग, अगेन ये मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, यहाँ पे जस्ट मैं इसको जल्दी से गो थ्रू कर दूंगा। इसकी ट्यूनिंग से क्या मुराद है, ट्यूनिंग होती है कि आप पी आई और डी पैरामीटर्स को ट्यून करते हैं, यानी प्रोपोर्शनल पैरामीटर, प्रोपोर्शनल गेन, इंटीग्रल गेन, डेरिवेटिव गेन, या प्रोपोर्शनल गेन, इंटीग्रल टाइम और डेरिवेटिव टाइम। ठीक है, तो ये आपके पास इक्वेशन इसकी दो तरह की होती है, के पी प्लस के आई वन ओवर एस प्लस के डी एस, या के पी कॉमन निकाले वन प्लस वन ओवर टी आई एस प्लस टी डी एस। ये वन ओवर एस बेसिकली इंटीग्रेशन को कहते हैं, और एस से मल्टीप्लाई करने का मतलब होता है डेरिवेटिव लेना। ये लैप्लेस फॉर्म में शो कर रहा है। तो इसमें हम देखेंगे एक मैंने दोनों तरह के सिस्टम्स पे काम किया हुआ, यानी एक तरह का मुझे याद पड़ता है कि मैंने काम किया था, उसमें ये टाइम मांगा हुआ था और केपी मांगा हुआ था, जबकि दूसरी तरह के जो कंट्रोलर्स थे उसमें गेंस मांगी हुई थी। ठीक है, तो ये आपने कैलकुलेट कर लेना है, अगर टाइम की फॉर्म में है तो गेंस कैलकुलेट कर सकते हैं, गेंस की फॉर्म में तो टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं। ये आगे हम देखते हैं कैसे करेंगे। तो इसमें जो है जो चार बड़े इंपॉर्टेंट पैरामीटर होते हैं इसके अंदर जब आप ट्यूनिंग करते हैं। राइज टाइम क्या होता है कि 10% टू 90% पहुंचने में जो टाइम लगता है उसको राइज टाइम कहते हैं। ओवरशूट क्या होता है कि आपकी जो स्टेडी स्टेट वैल्यू उससे कितने परसेंट जो है ये इसकी पीक आ रही है, जो आपका रिस्पॉन्स होगा। सेटलिंग टाइम क्या होगा कि आपका 98% आपकी वैल्यू जो है फाइनल तक अप्रोच करने में जितना टाइम लगता है उसको सेटलिंग टाइम कहते हैं। स्टेडी स्टेट एरर क्या होता है कि आपकी फाइनल वैल्यू और आपके सेट पॉइंट में जो फ़र्क होता है उसको स्टेडी स्टेट एरर कहते हैं। अब ये आगे से टेबल में भी उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि राइज टाइम के पी अगर आप बढ़ाएंगे प्रोपोर्शनल गेन, तो आपका कंट्रोलर एग्रेसिव हो जाएगा, यानी आपका राइज टाइम डिक्रीज़ हो जाएगा, कंट्रोलर आपका प्रोसेस जो है वो जल्दी सेट पॉइंट को पहुंच जाएगा। लेकिन इससे नुकसान क्या होगा कि ओवरशूट बढ़ेगा, और जो सेटलिंग टाइम है आपका, सेटलिंग टाइम पे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा, और स्टेडी स्टेट एरर आपका जो है इससे डिक्रीज़ करेगा, हम देख चुके हैं ये पहले। और इंटीग्रल टाइम जो होती है, सॉरी, आपकी जो इंटीग्रल गेन है उसको अगर आप बढ़ाएंगे आपका राइज टाइम कम हो जाएगा, आपका ओवरशूट इंक्रीज़ करेगा, और आपका सेटलिंग टाइम भी इंक्रीज़ करेगा। यानी इंटीग्रल गेन को अगर आप बढ़ाएंगे तो इससे सिस्टम में ऑसिलेशंस भी पैदा हो जाएंगे, और इसका सेटलिंग टाइम भी बढ़ जाएगा, और स्टेडी स्टेट एरर इससे एलिमिनेट हो जाएगा। ये इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है कि आपका स्टेडी स्टेट एरर एलिमिनेट हो जाता है। और इस तरह से जो डेरिवेटिव गेन होती है उसका राइज टाइम से कोई ख़ास ताल्लुक नहीं है, ओवरशूट उससे कम हो जाएगा, सेटलिंग टाइम भी उससे कम हो जाएगा, सिस्टम जल्दी सेटल कर जाएगा, और स्टेडी स्टेट एरर से भी उसका जो है वो कोई ख़ास ट्रेंड उसके मतलब नहीं है, नॉट डेफिनेट ट्रेंड। अच्छा, अब इसकी ट्यूनिंग अगर हम गौर करें, इसकी जब हम इसकी ट्यूनिंग करते हैं फील्ड में पीएलसी के साथ, तो इसमें हमारे पास दो मेथड होते हैं, जिगलर निकोल्स का फर्स्ट मेथड और सेकंड मेथड। अगेन ये जो पीआईडी कंट्रोलर के जो गेन्स होती हैं ये हिट एंड ट्रायल मेथड से ही ज़्यादातर जो है वो की जाती है। लेकिन इसमें जो ये जो मेथड है जिगलर निकोल्स, ये हमें इनिशियल गेस दे देता है, यानी मिसाल के तौर पे आपकी ऑप्टिमम गेन है 10, तो अगर आप ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा 10 तक पहुंचने में। तो जिगलर निकोल्स का मेथड क्या करेगा कि ये आपको 10 के करीब करीब, यानी 9.5, 9.4
इस तरह से आपको इनिशियल वैल्यू अच्छी दे देगा, जिससे आपका जो ऑप्टिमम वैल्यू है उस तक पहुंचने में टाइम आपका बच जाएगा, यानी आपकी एफर्ट, आपकी आइट्रेशंस आपकी बच जाएंगी। तो पहला मेथड होता है इसका ओपन लूप मेथड, जिसमें आप स्टेप इनपुट देते हैं और आपका प्रोसेस टेक्ट करता है, उसकी एस शेप बन जाती है। उस एस शेप पे फिर आप टेंजेंट लेते हैं और आपको एक टेंजेंट लेने के बाद जो है वो जहाँ पे वो क्रॉस करता है एक्स एक्सेस के साथ, वो टाइम एल आप नोट कर लेते हैं। और इसी तरीके से जो स्टेबल वैल्यू का टाइम होता है एक्स एक्सेस के साथ, वो टाइम टी नोट कर लेते हैं। ये टाइम एल और टी आपने नोट कर लेने हैं, यानी स्टेप इनपुट के बाद। अब आप टेबल में ये वैल्यूज़ पुट करते हैं तो आपका पी कंट्रोलर्स की गेन निकल आती है। अगर आपने पी कंट्रोलर सिर्फ लगाना है तो के पी निकलेगा टी ओवर एल। टी आई को आप इन्फिनिट रखेंगे, टी डी को ज़ीरो रखेंगे। इन्फिनिट क्यों रखेंगे? क्योंकि ये बटे में आ रही है ना, वन ओवर इन्फिनिटी ज़ीरो। पी आई कंट्रोलर आपने लगाना है तो आप क्या रखेंगे 0.9 टी ओवर एल, और टी आई कितने रखेंगे एल ओवर 0.3। ठीक है, इसी तरह पी आई डी लगाना तो आप के पी टी आई टी डी, अगेन ये के पी टी आई टी डी निकलें। अगर आपने के पी के आई के डी निकालना है तो के आई क्या होगा के पी ओवर टी आई, और के डी क्या होगा के पी इंटू टी डी। ये इक्वेशन हम देख चुके हैं। दूसरा मेथड होता है इसका क्लोज लूप मेथड। क्लोज लूप मेथड में क्या करते हैं कि आप इंटीग्रल और डेरिवेटिव गेन्स को ख़त्म करके सिर्फ प्रोपोर्शनल गेन को बढ़ाते हैं। आपको पता है कि आप प्रोपोर्शनल गेन को बढ़ाएं तो आपका कंट्रोलर एग्रेसिव होता है, एग्रेसिव आप कंट्रोलर को करते हैं, यहाँ तक कि आपका कंट्रोलर, आपका जो कंट्रोल है वो मार्जिनली स्टेबल हो जाए, यानी वो एक उसके अंदर एक सस्टेन्ड ऑसिलेशन आ जाए, यानी वो ऑसिलेट करना शुरू हो जाए। तो आप क्या करेंगे, ये टाइम पीरियड नोट कर लें। ठीक है, इसको बोलते हैं, इस गेन को बोलते हैं अल्टीमेट गेन, जिस पे आपका जो कंट्रोल है ऑसिलेट करना शुरू कर देता है। और इसका टाइम पीरियड नोट करें, उसको पीरियड ऑफ ऑसिलेशन बोलेंगे, और गेन को क्या बोलेंगे अल्टीमेट गेन। अब इसको इस टेबल के अंदर पुट करते हैं। ये उसमें शो किया हुआ है कि के पी को आप बढ़ाते जाएँ जहाँ तक कि वो के सी आर में चेंज हो जाए, अल्टीमेट गेन और पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। ठीक है, ये टेबल है इसका। तो पी आई डी कंट्रोलर के लिए आप के पी टी आई और टी डी की वैल्यूज़ आपको मिल जाएंगी। अगेन ये जो जिगलर निकोल्स के मेथड हैं ये आपको इनिशियल गैस देते हैं। ठीक है, ये आपको ऑप्टिमम वैल्यूज़ नहीं देंगे, ऑप्टिमम वैल्यू आपको हिट एंड ट्रायल से ही हासिल होगी। तो समरी है कि रिलेशनशिप बिटवीन के पी के आई एंड के डी एंड आर इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ विच आर दीज थ्री आर मोस्ट इंपॉर्टेंट यूजफुल। यूज़ के पी टू डिक्रीज द राइज टाइम, यानी अगर आपने राइज टाइम कम करना है, आप चाहते हैं कि जल्दी आपका प्रोसेस जो है वो अपनी स्टेडी स्टेट वैल्यू को पहुंचे, तो के पी बढ़ाएँ। और अगर आपने ओवरशूट और सेटलिंग टाइम कम करने तो के डी बढ़ाएँ। और अगर आपने स्टेडी स्टेट एरर को एलिमिनेट करना है, यानी ऑफसेट जो आता है, तो आप के आई उसमें के आई को यूज़ करें, के आई यानी इंटीग्रल गेन उसमें यूज़ कर लें। तो जिगलर निकोल्स ट्यूनिंग रूल जो होते हैं तो ये आपको इनिशियल एस्टिमेट देते हैं। अच्छा, अब हम आते हैं पीएलसी की, हम ट्रेनिंग की जो है थ्योरेटिकल पार्ट की एंडिंग की तरफ ही अब हम जा रहे हैं। फिर उसके बाद हम एक्सरसाइजेस करेंगे, जिसकी अलहदा से वीडियो मैंने मेरे चैनल पे ऑलरेडी मौजूद है। तो इसकी एक्सरसाइजेस को आप देखें कि किस तरह से अभी हम वो डिस्कस करते हैं। तो इस पीएलसी में क्या होती है, बिट ऑपरेशंस, बिट लॉजिक ऑपरेशंस यूज़ होती हैं। बिट लॉजिक में क्या, नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट और नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट। ठीक है, अगेन ये सीमेंस के अंदर है। अगर आप एलन ब्रेटले में चले जाएंगे तो ये एग्जामिन इफ़ ओपन और एग्जामिन इफ़ क्लोज्ड में चेंज हो जाता है, यानी नॉर्मली ओपन उसमें हो जाता है एग्जामिन इफ़ क्लोज्ड, और नॉर्मली क्लोज उसमें क्या होता है कि एग्जामिन इफ़ ओपन। इसी तरीके से आपके आउटपुट कॉइल्स हैं, यानी इसमें जो है कॉन्टेक्टर की जगह क्या होगी, कॉइल आपकी यूज़ हो जाएगी आउट और आउट बार, इन्वर्टेड आउटपुट कॉइल। फिर इसके बाद इसमें सेट और रीसेट लॉजिक्स हैं। सेट और रीसेट इनपुट भी होती हैं और आउटपुट भी होती हैं। जैसे ये सेट मीन्स के यहाँ पे अगर आपकी आउटपुट को 1 मिल जाए तो ये सेट हो जाएगी, यानी 1 हो जाएगी, यानी इसकी ये जो बिट है आउटपुट ये 1 रहेगी। यहाँ तक कि आप इसको जब तक आप इसको रीसेट नहीं करेंगे तो ये 1 ही रहेगी, लैच हो जाएगी, यानी इसको हम कहेंगे लैच। और इस तरह से आर एस फ्लिप फ्लॉप्स यूज़ होते हैं। फ्लिप फ्लॉप्स होते हैं आपके आर एस होते हैं और एस आर होते हैं। आर एस फ्लिप फ्लॉप होते हैं एस आर, इसमें बेसिकली जो है प्रायोरिटी का फ़र्क होता है। ठीक है, आर एस फ्लिप फ्लॉप और एस आर फ्लिप फ्लॉप, जैसे जो है हम देखते हैं कि हमारा जो आर एस फ्लिप फ्लॉप है उसमें प्रायोरिटी किसकी है, सेट की, यानी एस पे आप देखें S1 लिखा हुआ है, यानी सेट की प्रायोरिटी। मीन्स इसका मतलब ये होता है कि रीसेट अगर ज़ीरो, देखें रीसेट को अगर आप 1 करें तो आपकी आउटपुट क्या हो जाएगी 0। अगर आप सेट को 1 करें तो आपकी आउटपुट क्या हो जाएगी 1, क्यू इज़ योर आउटपुट। और अगर आप दोनों इनपुट्स को 1 कर दें तो अब क्या होगी, अब प्रायोरिटी देखी जाएगी किसकी प्रायोरिटी है। तो आर एस में प्रायोरिटी है S7 1200 की बात अभी मैं जस्ट कर रहा हूँ, S7 1200 उसमें प्रायोरिटी क्या है। अब हम S7 1200
जो पीएलसी है जो हमारे पास जिसकी ट्रेनिंग हम देते हैं, हमारे पास जो हमारी यूनिवर्सिटी में, फास्ट यूनिवर्सिटी के अंदर जो पीएलसी है वो S7 1200 जो है हम यूज़ करते हैं। तो उसमें RS फ्लिप फ्लॉप का मतलब क्या होगा, S1 की प्रायोरिटी है, यानी S की प्रायोरिटी है। तो अगर दोनों बिट्स आपकी 1 हो जाएंगी तो आपकी आउटपुट क्या होगी, 1 अकॉर्डिंग टू सेट। और SR के अंदर क्या होगा कि आपकी प्रायोरिटी किसकी है, आपकी प्रायोरिटी R1 की है, यानी रीसेट वाले की प्रायोरिटी। अगर दोनों इनपुट्स आपकी 1 हो जाएंगी तो आपकी आउटपुट क्या होगी, 0। और अगर आपके दोनों इनपुट 0 0 हो जाएं तो प्रीवियस स्टेट इस पर चलेगी। अच्छा, फिर इसमें नेक्स्ट इंस्ट्रक्शंस आती हैं, पॉजिटिव इंस्ट्रक्शन एज और नेगेटिव एज इंस्ट्रक्शंस। पॉजिटिव एज और नेगेटिव एज। पॉजिटिव एज इंस्ट्रक्शन क्या होगी कि जैसे आप देखें कि आपका जो इनपुट है P, यानी इस पर जब पॉजिटिव एज मिलेगी, यानी आपकी जो चेंज होगी वो ज़ीरो से हाई लेवल की तरफ होगी, ठीक है, तो उसको हम कहेंगे पॉजिटिव एज, यानी अपवर्ड एरो। और नेगेटिव एज का क्या मतलब है कि अगर डाउनवर्ड एरो है, यानी अगर आपकी हाई लेवल से लो लेवल को जा रही है इनपुट, यानी 1 से 0 हो रही है। इसी तरीके से आपकी आउटपुट है पॉजिटिव, यानी इसको अगर 0 से 1 की पावर मिलेगी तो ये आपकी जो है वो पॉजिटिवली ऑपरेट होगी, और नेगेटिव आपकी नेगेटिव एज पे ऑपरेट होगी। इससे एक तरफ आपकी लैडर में शो हो रही है, दूसरी तरफ आपकी जो है वो फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम के अंदर शो हो रही है। तो आप दोनों तरह से प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, जो उनसी आपको ईजी लगे। आप लैडर में कर सकते हैं, FPD में भी कर सकते हैं, आप स्ट्रक्चर टेक्स्ट में भी कर सकते हैं, ठीक है, जिसमें आपको आसानी लगे। अच्छा, फिर टाइमर्स हैं, टाइमर्स आते हैं। टाइमर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। टाइमर्स जो हैं वो इसमें हम देखते हैं कि एक होता है पल्स टाइमर, एक होता है ऑन डिले टाइमर, एक होता है ऑफ डिले टाइमर, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट आता है हमारे पास रिटेंटिव टाइमर, जिसमें टाइम रिटेन हो जाता है। ये आगे हम डिस्कस करते हैं कि इससे क्या मुराद है। तो पहले आप देखें पल्स टाइम। पल्स टाइमर में क्या है कि आपने इनपुट दी तो आपकी आउटपुट जो है वो ऑन हो जाएगी फॉर द फिक्स्ड अमाउंट ऑफ टाइम, PT जिसको वो कह रहा है, PT टाइम के लिए, ठीक है। उसके बाद फिर आपने दोबारा इनपुट दी तो फिर टाइमर जो है वो PT टाइम के लिए जो है ऑपरेट हो जाएगा, यानी इसकी एक फिक्स्ड इनपुट जो है वो मिलेगी। अच्छा, नेक्स्ट आपका एक आता है ऑन डिले टाइमर। जैसे एक टाइमर डिले होती है जिसमें जब आप इनपुट देते हैं तो उसकी आउटपुट फ़ौरन चेंज हो जाती है, लेकिन ऑन डिले टाइमर में क्या होगा, जब आप इनपुट देंगे तो आउटपुट फ़ौरन चेंज नहीं होगी, आपकी आउटपुट एक सर्टन डिले के बाद चेंज होगी, ठीक है। इसको बोलते हैं ऑन डिले टाइमर। जैसे इसमें आप देखें कि पहले आपने इनपुट दी 1 की, आपने 0 से 1 इनपुट की, तो अब आपका टाइमर शुरू हो जाएगा, टाइमर PT, ठीक है। PT टाइमर क्या मतलब होगा, जिसमें आपका जो टाइमर का टाइम है, इलैप्स्ड टाइम, ठीक है, ये इसको जब ये मुकम्मल हो जाएगा तो आपकी जो आउटपुट होगी 1 हो जाएगी, 1 हो गई। जैसे आपकी टाइमर की इनपुट 0 होगी, आपकी जो क्यू है वो 0 हो जाएगी। अब उसके बाद आपने दोबारा एक इनपुट दी यहाँ पे, ठीक है, जैसे आपने इनपुट दी यहाँ पे तो आपका टाइमर फिर ऑन हो गया, लेकिन अभी टाइमर का टाइम इलैप्स नहीं हुआ था, यानी PT तक वो नहीं पहुँचा था। तो आपकी जो इनपुट थी वो 0 होगी, जिसकी वजह से आपकी जो आउटपुट होगी ना वो ऑपरेट नहीं होगी। आउटपुट आपकी तभी ऑपरेट होगी जब आपके टाइमर अपनी अपनी जो मुद्दत है, जो उसका PT टाइम है वो पूरा कर ले। जब आपका टाइमर का जो ET है, इलैप्स टाइम, जब अपनी मुद्दत पूरी कर लेगा, PT पूरा कर लेगा, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, फिर आपकी क्यू जो है 1 होगी। तो इस टाइमिंग डायग्राम से जो है ऑन डिले टाइमर का बिहेवियर बड़ा अच्छा एक्सप्लेन हो गया। अब आता है ऑफ डिले टाइमर। ऑफ डिले टाइमर क्या होता है कि जब आप इसको ऑफ करते हैं तो ये फ़ौरन ऑफ नहीं होता, इसके कॉन्टैक्ट कुछ टाइम के बाद ऑफ होते हैं, लेकिन ये ऑन फ़ौरन हो जाता है। यानी अगर इसको ऑन करेंगे तो ये फ़ौरन इसके कॉन्टैक्ट चेंज हो जाएंगे, लेकिन ऑफ़ जब करेंगे तो कुछ टाइम के बाद इसके कॉन्टैक्ट ऑफ होंगे। जैसे आप देख रहे हैं कि क्यू आपने इनपुट दी तो आपकी आउटपुट जो है क्यू फटाफट आपकी 1 हो गई, और उसके बाद जैसे ही आपने आपकी इनपुट ऑफ हुई तो टाइमर एक्टिवेट हो गया, क्यू आपकी 1 ही रहेगी, क्यू अभी चेंज नहीं होगी। क्यू कब चेंज होगी, PT के बाद, यानी टाइम इलैप्स होने के बाद, ठीक है। फिर उसके बाद आपने दोबारा जो है इसको इनपुट दी, आपकी आउटपुट दोबारा 1 हो गई, और फिर आपने इसकी आउटपुट 0 की, सॉरी इनपुट 0 की, तो आपकी आउटपुट 1 ही थी, लेकिन आपका टाइमर इलैप्स नहीं हुआ, यानी टाइमर ने अपनी मुद्दत पूरी नहीं की, तो आपने इनपुट दोबारा से 1 कर दी, जिसकी वजह से आपकी आउटपुट जो है वो, इसमें आप देखने के आपकी आउटपुट 1 ही रहती है, क्यों, आपका टाइमर ने अपना टाइम पूरा नहीं किया था। जब टाइमर अपना टाइम पूरा कर जाएगा फिर आपकी आउटपुट जो है वो 0 होगी। जैसे इस केस में अगर आप देखें, आप ये जो नेगेटिव एज है, यहाँ पे आपने इसकी क्यू को, इनपुट को आपने 1 से 0 किया, अब टाइमर चल गया, अब टाइमर ने अपनी जैसे ही मुद्दत पूरी कर ली तो आपका क्यू 0 हो गया, क्यू क्या होगा आपका 0 हो जाएगा।
तो ये था बिहेवियर ऑफ डिले टाइमर का। अच्छा, नेक्स्ट आता है आपका रिटेंटिव टाइमर। अब रिटेंटिव टाइमर क्या होता है? ठीक है, इससे पहली जो एग्जांपल्स थी, जैसे ये एग्जांपल थी, इसमें आपने देखा कि जब टाइमर दोबारा चलता था तो वो ज़ीरो से स्टार्ट होता था, यानी इसमें जो इसने पुरानी वैल्यू रखी हुई थी वो एक्यूमुलेट नहीं हो रही थी। ठीक है, इंटेग्रल एक्शन नहीं था। तो रिटेंटिव टाइमर में क्या होगा, इंटेग्रल एक्शन हो जाएगा, ये पुराना टाइम संभाल के रखेगा अपने पास। जैसे आप ये एग्जांपल देखें कि इसमें जो है आपने इनपुट जैसे 1 की, ठीक है, तो आपका टाइमर चल पड़ा। तो फॉर एग्जांपल 3 सेकंड है तो ये पहले 1 सेकंड चला, ठीक है, लेकिन आपकी इनपुट ज़ीरो हो गई। ज़ीरो के बाद फिर थोड़ी देर बाद आपकी इनपुट 1 हुई, टाइमर फिर चल गया। अब टाइमर ज़ीरो से नहीं चलेगा, टाइमर अब 1 सेकंड से चलेगा, जो उसकी पुरानी वैल्यू थी उसमें एक्यूमुलेट हो जाएगी, यानी 2 सेकंड हो जाएगी। नेक्स्ट फिर दोबारा टाइमर चला, जब दोबारा टाइमर चला तो वो अपनी नई वैल्यू से नहीं चला, जो उसकी पुरानी वैल्यू थी उसने वहाँ से शुरू किया अपने आप को। तो जैसे ही वो पीटी को, जैसे ही ईटी पीटी को मीट कर जाएगा, आपका क्यू जो है वो उस पर ऑपरेट कर जाएगा। ये जैसे ये देखें आप, आपका जो क्यू है इस पर ऑपरेट कर गया। यानी रिटेंटिव टाइमर क्या टाइमर होता है जिसके अंदर टाइमर जो है अपनी जो गुज़श्ता जो अपना टाइम होता है ईटी की वैल्यू वो सेव करके रखता है, और पुरानी वैल्यू जहाँ तक एक्यूमुलेट हुई थी वहाँ से शुरू करता है, ज़ीरो से स्टार्ट नहीं करता। अच्छा, अब पीएलसीज़ में आते हैं काउंटर्स। काउंटर्स में 3 तरह के काउंटर होते हैं, काउंट अप, काउंट डाउन और काउंट अप डाउन। ठीक है, काउंट अप क्या करता है कि काउंट अप, यानी काउंट अप का मीन्स, ये काउंटर हम कहाँ यूज़ करते हैं, ये बहुत सारी एप्लीकेशंस में काउंटर इस्तेमाल होता है, काउंट अप, काउंट डाउन और काउंट अप डाउन। ये आगे हम देखते हैं इसकी टाइमिंग डायग्राम में, काउंट अप, काउंट डाउन और काउंट अप डाउन। अच्छा, अब इसमें जो काउंट अप है, ठीक है, काउंट अप को पहले हम समझते हैं कि काउंट अप कैसे काम करता है। तो काउंट अप में क्या होगा कि आपका काउंट अप सिग्नल होगा सी यू, एक रीसेट सिग्नल होगा, एक आपका सी वी होगा जो काउंटर की वैल्यू है, ठीक है, और क्यू होगी आउटपुट, काउंटर की आउटपुट। इसमें पी वी क्या होगा, जो प्री सेट वैल्यू है, इसको आपने सेट किया होगा इस एग्जाम्पल के अंदर 3, यानी 3, यानी जब आपका काउंटर, जब आपका सी वी पी वी के बराबर होगा या इससे ज़्यादा होगा तो आपकी क्यू 1 हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें आप देखें पहले काउंट अप की एक पल्स आई तो काउंटर 1 हो गया, फिर दूसरी पल्स आई काउंटर 2 हो गया। ये ऐसी है जैसे सेंसर के आगे बॉटल लगी हुई है, बॉटल आगे जा रही है, बॉटल सेंसर को प्रॉक्सिमिटी सेंसर है, ठीक है, उसके सामने से गुजरती है तो एक सिग्नल जाता है काउंटर को, 1 वैल्यू, 2 वैल्यू, 3 वैल्यू। तो जैसे ही आपकी बॉटल जो हैं वो 3 के बराबर होती हैं तो आपकी एक आउटपुट एक्टिवेट हो जाए, ठीक है, तो ये काउंटर कहलाएगा। तो सी वी आपका पहले 1 हुआ, फिर 2 हुआ, फिर 3 हुआ। पी वी चूँकि 3 था तो जैसे ही आपका सी वी जो है वो पी वी को टच किया तो आपका क्यू 1 हो जाएगा। तो आप देखेंगे जैसे आपका सी वी जो है वो 3 होता है तो आपका क्यू 1 हो जाता है। तो ये इनके बाद फिर ज़्यादा हो जाए, 4 हो जाए, तो क्यू ने 1 ही रहना है। तो उसके बाद क्या होता है कि आप क्यू को कैसे ज़ीरो करेंगे, रीसेट कैसे करें, रीसेट को 1 कर दें। जैसे यहाँ पे देखें आप, रीसेट को जैसे आपने 1 किया तो आपका क्यू जो है वो 1 से 0 हो गया। तो ये थी काउंट अप की टाइमिंग डायग्राम। काउंट डाउन कैसे काम करता है? काउंट डाउन में इस तरह से काम करता है कि काउंट डाउन में एक होती है काउंट, इसमें लोड का एक वैल्यू आ जाती है। तो ये बेसिकली इसमें थोड़ा सा टाइपो एरर है, ये सी डी है, यानी ये सी डी है, लोड है, सी वी है और क्यू है, सी डी काउंट डाउन। लोड का मतलब ये है कि जब आपने इसको लोड किया, यानी लोड बिट को सिग्नल दिया, 1 किया लोड को, तो इसमें क्या होगा कि काउंटर में वैल्यू लोड हो जाएगी, यानी पीवी लोड हो जाएगी। पीवी कितना है इस एग्जांपल में 3, तो इसमें सीवी क्या हो जाएगा आपका 3 पे चला जाएगा, लोड जैसे करेंगे तो 3 पे। अब जैसे ही इसको सी डी, ये बेसिकली काउंट अप नहीं, ये काउंट डाउन है, यानी यहाँ जैसे सिग्नल मिलेगा तो वो एक डेक्रीमेंट होगा, यानी 3 से 2 होगा, फिर 2 से 1 होगा, और जैसे ही ये 0 होगा, यानी जब ये आपका सी वी 0 होगा आपका क्यू 1 हो जाएगा। ये काउंट डाउन टाइमर है जो कि नेगेटिव काउंट कर रहा है, यानी जैसे ही आपका सी वी 0 होगा क्यू क्या हो जाएगा 1, क्यू 1 हो जाएगा। फिर ये देखें उसके बाद आगे चलते हैं, इसे दोबारा लोड कर देता है तो जैसे 3 आ जाता है, 3 के बाद 2 होगा, 1 होगा, जब वो 0 होगा तो आपका क्यू 1 हो जाएगा, अदरवाइज क्यू आपका 0 रहेगा। तो ये था काउंट डाउन टाइमर। एक तीसरा टाइमर होता है जो इन दोनों का कॉम्बिनेशन है, काउंट अप और डाउन टाइमर। जैसे इसमें पीवी कितना है 4, तो इसमें आप क्या करोगे कि इसमें आपके काउंट अप भी होगा, काउंट डाउन की इनपुट, दोनों इनपुट्स होंगे, काउंट अप, काउंट डाउन, रीसेट, यानी इसके 2 सेंसर आपको लगाने मिलेंगे, एक लोड है और फिर उसके बाद सीवी है, काउंट अप की बिट है और काउंट डाउन की बिट है, यानी काउंट अप की एक आउटपुट होगी, काउंट डाउन की आउटपुट होगी। अब काउंट अप
तो आपका CV क्या हो जाएगा, एक इंक्रीमेंट हो जाएगा, फिर काउंट अप, फिर 2 3, और चूंकि PV 4 था तो जैसे ही आपका काउंट अप 4 के बराबर होगा, यानी CV जब आपका 4 के बराबर होगा तो QU जो होगा ना, QU यानी काउंटर अप की वैल्यू है ये Q1 हो जाएगी, यानी यहाँ पे 1 हो जाएगी। फिर उसके बाद एक और पल्स आई 5 4, अभी Q1 रहेगी। उसके बाद क्या होगा, ये देखें, अब काउंट डाउन की जब इनपुट आई तो 5 से आपका डेक्रीमेंट हो गया काउंटर, यानी 5 से 4 हो गया। फिर जब दूसरी पल्स आई 4 से 3 हो गया। अब चूंकि 3 जो है वो पीवी कितना है 4, तो 3 4 से कम है, तो इसलिए आपका जो काउंटर अप की वैल्यू है वो 1 से 0 हो जाएगी। और इसमें अगेन अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि काउंट अप तो इससे चेंज हो रहा है, जो कि हमें समझ आ रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे काउंट अप, यहाँ पे आप, अच्छा अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे आपने क्या किया, यहाँ पे लोड किया है इसको, यहाँ पे काउंट अप का सिग्नल नहीं आया, यहाँ पे आपने लोड किया। लोड करने से क्या होता है कि जो पीवी होता है ना वो उसमें लोड हो जाता है सीवी में, यानी पीवी कितना था 4 तो आपका जो सीवी है वो 4 हो गया, इस लोड की वजह से सीवी क्या हो गया 4। फिर दोबारा काउंट अप हो गया तो जिससे ये 4 से 5 हो गया। अच्छा अब आपने क्या किया, रीसेट, ठीक है। जैसे आपने रीसेट कर दिया तो ये आपका सी वी ज़ीरो हो गया, और जैसे आपको पता है कि सी वी ज़ीरो होता है तो आपका जो काउंट डाउन होता है वो 1 हो जाता है। तो ये एक टाइमिंग डायग्राम बड़ा अच्छा एक्सप्लेन कर रही है आपके काउंट अप को, काउंट डाउन को, रीसेट को और लोड के फंक्शन को, यानी चारों फंक्शंस बड़े अच्छे तरीके से इससे क्लियर हो रहे हैं। तो ये था एक काउंट अप डाउन काउंटर। कंपेयर की इंस्ट्रक्शंस होती हैं कि कंपेयर में आप दो वैल्यूज़ को कंपेयर करते हैं कि वो इक्वल हों, नॉट इक्वल हों, ग्रेटर दैन इक्वल हों, लेस दैन इक्वल हों, ग्रेटर हों और लेस हों। अब अरिथमेटिक फंक्शंस होते हैं जिसमें आप ऐड करते हैं दो इनपुट्स को, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, उनका जो है मॉडुलस ले सकते हैं या उनका नॉट नेगेटिव उनका ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अच्छा अब आते हैं एनालॉग की कुछ वैल्यूज़ के अंदर, एनालॉग कम्युनिकेशन, जिसमें एनालॉग में जो दो कमांड जिसमें यूज़ होती हैं 7 1200 वो होती हैं नॉर्म एक्स और स्केल एक्स। नॉर्म एक्स क्या होती है, जो कि नॉर्मलाइज करती है 0 से 1 में, यानी आपकी जो इनपुट होगी एनालॉग इनपुट, ये आगे हम इसके ग्राफ्स देखते हैं उससे हमें ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि नॉर्म एक्स और स्केल एक्स का क्या मकसद होता है। तो ये आगे हम नॉर्म एक्स और स्केल एक्स को डिटेल में देखेंगे। तो S7 1200 के बारे में थोड़ा सा अभी हम देखते हैं कि S7 1200 जो है वो उसके मतलब, ठीक है। इसमें पावर कनेक्टर है, वायरिंग कनेक्टर्स हैं, स्टेटस एलईडीज़ हैं और प्रॉफिनेट का एक कनेक्टर है। और पीजी को आप जो है वो इसके साथ कनेक्ट करेंगे थ्रू प्रॉफिनेट, ठीक है। अगर आपने एक नेटवर्क बनाना है पीएलसी इसका तो 3 पीएलसी लगी हुई है, एक ईथरनेट स्विच लगा हुआ है और उसके साथ एक एचएमआई लगी हुई है। अच्छा अब इसमें फिर आप इनमें मास्टर स्लेव की कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं, यानी एक स्काडा सिस्टम की तरह का एक नेटवर्क बना सकते हैं। और इसमें जो सॉफ्टवेयर यूज़ होता है वो TIA होता है, टोटली इंटीग्रेटेड ऑटोमेशन, जो कि वर्जन 13 और वर्जन 14 अवेलेबल हैं आपके पास लैब में भी। तो और इसमें मुख्तलिफ लेवल्स होते हैं, जैसे इसमें एक फील्ड लेवल होगा, फिर उसके बाद कंट्रोल लेवल है, फिर ऑपरेशंस का लेवल है और एंड पे आपका मैनेजमेंट लेवल आ जाता है, ठीक है। तो ये 4 लेवल्स जो हैं हम DIA के थ्रू हमारे पास पॉसिबल हैं। अच्छा अब इसकी जो एक्सरसाइजेज, अब पहले हम देखते हैं कि TIA पोर्टल को कैसे इस्तेमाल किया जाता है S7 1200 के अंदर। S7 1200 में मैं जस्ट इसकी मेन जो इम्पोर्टेंट फंक्शंस हैं उसी को एक्सप्लेन करूँगा, बाकी आगे जो नेक्स्ट वीडियो है पार्ट 2 उसके अंदर आप इसकी डिटेल्स में देख सकते हैं। अच्छा इसमें सबसे पहले हमने TIA पोर्टल को खोलना है और उसमें एक प्रोजेक्ट बनाना है, ठीक है। तो प्रोजेक्ट बनाएं, प्रोजेक्ट में आप क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट करें। उस प्रोजेक्ट बनाने के बाद प्रोजेक्ट क्रिएटिंग में जाएगा, क्रिएटिंग के बाद आपने उसमें CPU को सिलेक्ट करना है कि जो सा आपका प्रैक्टिकली CPU लगा हुआ है, तो कंट्रोलर में क्लिक करके आपने CPU सेलेक्ट करें। CPU के बाद उसके बाद आप इसकी कम्युनिकेशन जो है वो सिलेक्ट करेंगे। CPU जो है आपका जो कंप्यूटर है प्रोग्राम है वो आपके CPU के साथ कैसे कम्युनिकेट करेगा वो लिंक इसमें डिफ़ाइन करें। और फिर उसके बाद आप जो है TIA पोर्टल के अंदर जाके आपकी जो आईओज़ हैं उसके एड्रेस को नोट करेंगे, आपकी जो इनपुट्स हैं उसके एड्रेस क्या हैं और जो आपके आउटपुट्स हैं उनके एड्रेस क्या हैं। जैसे यहाँ पे ये शो कर रहा है कि इनपुट्स और आउटपुट्स के एड्रेस को, एनालॉग के और डिजिटल के एड्रेस को आपके यहाँ पे ये शो कर रहा है। ये आपके इनपुट्स के एड्रेस हैं और ये आपके आउटपुट के एड्रेस हैं और ये आपके एनालॉग इनपुट के एड्रेस है, ठीक है। ये डिजिटल के हैं और ये एनालॉग के हैं। फिर आगे काउंटर्स के हैं, हाई स्पीड काउंटर्स और पल्स जो टाइमर्स वगैरह के जो एड्रेसेस हैं, बेसिकली ये इनपुट्स और आउटपुट के ये एड्रेस
जो है वो आपने नोट कर लेने हैं। अच्छा, फिर उसके बाद OB1 जो मेन इसका ब्लॉक है उसमें जाके आपने अपना प्रोग्राम बनाना है, मेन प्रोग्राम। उस प्रोग्राम में आप जो है वो जैसे ये दो नॉर्मली ओपन यूज़ हुए हैं और आगे कॉइल यूज़ हुई है। अब इसमें देखिए क्वेश्चन मार्क आ रहा है, यानी आपको इसमें पहले डिफाइन करना होता है टैग, इसको बोलते हैं टैग। टैगिंग आपने करनी है अपने इनपुट्स और आउटपुट्स की। जैसे आपके पास दो इनपुट्स हैं तो उसको टैग क्या है, डिजिटल इनपुट है तो बूलियन डेटा टाइप होगा, एड्रेस उसका क्या होगा %i 0.0 i 0.1, ठीक है। और आउटपुट क्या होगी आपकी, बूलियन होगी और %q 0.0। अगेन ये जो एड्रेस है ये आपने वो पहले आपने नोट कर ली, यानी उसके मुताबिक। तो अब आपने यहाँ जो नाम दे देना है इनपुट 1 इनपुट 2 आउटपुट। अब आपके लेडर के अंदर आप देखेंगे इनपुट 1 इनपुट 2 आउटपुट भी लिखा हुआ आ रहा है और उसके ऊपर उसका एड्रेस भी लिखा हुआ आ रहा है। फिर आपने सारा प्रोग्राम बनाना है, प्रोग्राम बनाने के बाद उसको कंपाइल करना है, कंपाइल के बाद देखना उसमें कोई एरर ना हो, और फिर उसको पीएलसी में क्या करना है, डाउनलोड। डाउनलोड का मतलब क्या है कि डाउनलोड मैंने आपको पहले भी बता दिया था, डाउनलोड करने का मतलब ये होता है कि पीएलसी में कोई चीज़ एंटर करना, यानी हम अपना प्रोग्राम जो है अपने पीजी से पीएलसी में हम डाउनलोड करेंगे, यहाँ कन्फ्यूजन बहुत होती है। अच्छा, नेक्स्ट आती है HMI। HMI को हम कैसे देखें, HMI क्या चीज़ होती है, HMI कहलाती है ह्यूमन मशीन इंटरफेस, यानी आप इसकी मिमिक डायग्राम कह सकते हैं कि अपने सारे यानी आप अपनी जो प्रोसेस है उसकी एक डायग्राम जो है बनाते हैं, और उस डायग्राम पे आप टच डायग्राम आप कह सकते हैं उसको, टच स्क्रीन होती है जिससे आप फर्दर जो स्विचेस होते हैं उसको कंट्रोल करते हैं। तो इसमें आप जो है क्या करेंगे, पीएलसी और एचएमआई के जो आपस में कम्युनिकेशन लिंक होगा उसको पहले डिफ़ाइन करेंगे। फिर आपके एचएमआई के टैग्स आएंगे, एचएमआई के अंदर जो आप इनपुट्स बनाएंगे, जो आपके स्विच होंगे अभी हम देखते हैं, और इस तरह से जो आउटपुट्स होंगे उसमें उसके टैग बनाएंगे, वो टैग आप पीएलसी का यूज़ करेंगे। टीआईए जो पोर्टल है ना, टोटली इंटीग्रेटेड ऑटोमेशन, इसका ये सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि इसमें एचएमआई का और प्रोग्रामिंग का सॉफ्टवेयर दोनों का कॉमन है। जबकि इससे पहले क्या था कि इससे पहले जो सीमेंस के थे, अगर हम देखें प्रोग्रामिंग के स्टेप 7 में प्रोग्रामिंग नॉर्मली होती थी, और जो आपकी एच होती थी वो आपकी WinCC फ्लेक्सिबल में उसकी प्रोग्रामिंग होती थी, वो दोनों अलग अलग सॉफ्टवेयर थे। टीआईए पोर्टल में ये ब्यूटी है कि एक ही सॉफ्टवेयर में आपका 2 इन 1 काम हो रहा है, यानी एच भी बन रही है आपकी आपकी पीएलसी की लॉजिक भी बन रही है। तो ये देखें पीएलसी के टैग हैं, सॉरी ये जो आपके एचएमआई के टैग्स हैं ये आप पीएलसी से ही उठा सकते हैं। तो आप पीएलसी से ही अपने जो है एचएमआई के टैग्स उठाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आप इस पर जो है वो अपनी डायग्राम्स बनाएंगे, जैसे स्विच में हम देख रहे हैं ऑन और ऑफ स्विच है, और आगे इंडिकेशन के लिए जो है आपकी वो शो करवा दी गई है, सर्कल्स आपके शो करवा दिए गए हैं। फिर जो स्विच है उसको आपने ऑन स्विच को सेट बिट से कॉन्फ़िगर करना है। अगेन ये सारी इसकी डिटेल्स आप पार्ट 2 के अंदर आपको अवेलेबल है यूट्यूब की, पार्ट 2 को आप गौर से देखें, उसमें आपको ये सारी एक्सप्लेन हो जाएगा, समझ आ जाएगी कि कैसे यूज़ करना है। इस तरह से ऑन को सेट बिट से, और ऑफ़ जो है उसको आपने रीसेट बिट से जो है कॉन्फ़िगर करना है ऑफ़ वाले को। और और उसके बाद जो आपकी इंडिकेशंस हैं उसकी इंडिकेशन का कलर आपने डिफ़ाइन करना है कि अगर ये 1 हो तो इंडिकेशन क्या आए, ग्रीन आए, और 0 हो तो इंडिकेशन क्या आए, आपकी रेड आए। तो इस तरह से बटन्स को आपने सेट और रीसेट से करना है कॉन्फ़िगर, और इंडिकेशंस को आपने 1 और 0 से इसके कलर्स की सेटिंग करनी है। अच्छा, अब वही बात आ गई एनालॉग की स्केलिंग की, जो पहले मैं आपसे डिस्कस कर रहा था, अब इसको मैं ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा। अब जो एनालॉग सिग्नल्स होते हैं वो 4 to 20 के फॉर्म में होते हैं, या 0 से 10 वोल्ट्स के दरमियान भी हो सकते हैं, ठीक है। तो अब हम देख रहे हैं एक स्केलिंग में हम देख रहे हैं कि आपके 0 से 10 वोल्ट जो हैं वो पीएलसी को किस तरह से मिल रहे होंगे, पीएलसी को इस फॉर्म में, यानी पीएलसी की जो एनालॉग इनपुट का कार्ड है ना, उसकी जो एड्रेस है उसके साथ आपने एक सेंसर लगाया हुआ है। सेंसर उसको 4 to 20 की फॉर्म दे रहा है या 0 से 10 वोल्ट दे रहा है, लेकिन पीएलसी इसको कैसे रीड कर रही होती है, पीएलसी इसको रीड कर रही होती है 0 से 27648, ये एक रॉ वैल्यू जनरेट हो रही है, ठीक है। ये इस तरह से जो है वो S7 1200 के अंदर एक रॉ वैल्यू जनरेट हो रही होती है। अब इसको हम क्या करते हैं, इसको हम नॉर्मलाइज करते हैं, इसलिए हम यूज़ करते हैं नॉर्मैक्स, यानी जो आपने एनालॉग इनपुट के साथ जो कमांड यूज़ करनी है, जो ब्लॉक यूज़ करना है, वो आपने क्या यूज़ करना है, नॉर्मैक्स। उसमें आपने मिनिमम वैल्यू दे देनी है 0, और मैक्सिमम वैल्यू आपने ये दे देनी है 27648, यानी 10 वोल्ट। देखें सेंसर आपका 10 वोल्ट रीड कर रहा होगा, लेकिन पीएलसी को आपके ये 27648 मिल रहा होगा। इसको आप क्या करेंगे, नॉर्मलाइज करोगे, यानी इसको आप 0 से 1 पे लेके जाओगे। फिर नॉर्म एक्स के बाद आप लगाओगे स्केल एक्स,
जो कि इस 0 से 1 को आगे फर्दर स्केलिंग करेगा उसकी, कि आपने उसको किस तरह से स्केल करना है। वहाँ पे आप जो है उसको एज पर जो प्रोसेस कंट्रोल सिस्टम उसकी वैल्यूज़ उसकी LRV और URV दे सकते हैं, यानी लोअर रेंज वैल्यू और अपर रेंज वैल्यू। अच्छा, अब इसमें आप देखें कि 4 to 20 के फॉर्म में क्या होगा, 4 पे 0 मिल रही होगी और 20 पे आपके 27648, ये वैल्यू आपको याद हो जाएगी जब आप इस पर काम करेंगे। तो 27648 वैल्यू आपको आनी चाहिए, याद होनी चाहिए। तो ये आपके पास है कमांड नॉर्मैक्स। नॉर्मैक्स क्या करती है, मिनिमम और मैक्सिमम को 0 से 1 के दरमियान स्केलिंग करेगी, ठीक है। और उसके बाद नॉन मैक्स के बाद आप क्या यूज़ करेंगे, स्केल एक्स। स्केल एक्स उसको फर्दर स्केल अप करेगा जिस भी यूनिट के अंदर आप उसको लेके जाना चाहते हैं। अच्छा, अब ये पीएलसी में जैसे ही आपको एनालॉग इनपुट दिखा रही है कि आपके पास जो है वो पहले आपने नॉन मैक्स लगाया है जिसमें आपका मिनिमम 0 है, मैक्सिमम कितना है आपका 27648, और कौन सा टैग है, ये आपका टैग है IW64, ये एड्रेस है आपका। आपने अपना एड्रेस वहाँ से नोट करना है जो आपके पास मैंने पहले शो करवाया, आपने TIA पोर्टल में एड्रेस वहाँ से नोट करा, वो डिफरेंट हो सकता है इससे। अच्छा, और यहाँ से आपकी आउटपुट जनरेट होगी जो कि MD10 को जा रही है, ये इंटरनल मेमोरी टैग है। टैग भी दो तरह के होते हैं, कि इनपुट टैग होते हैं, कि मेमोरी टैग होते हैं। यानी अगर आपने सिर्फ प्रोग्राम को चेक करना है कि मेरा प्रोग्राम की लॉजिक ठीक है, तो आप उसको इनपुट्स को हटा के वहाँ मेमोरी टैग बना दें। तो मेमोरी टैग को आप 10 करके अपनी प्रोग्राम की लॉजिक चेक कर सकते हैं कि आपका प्रोग्राम ठीक चल रहा है या गलत चल रहा है। तो ये एक मेमोरी टैग आपने बनाया है MD10। ये आगे आपने दे दिया स्केल एक्स को। अब स्केल एक्स को आपने यूनिट दे दिया 0 से 100 में, यानी अब ये जो वैल्यू आपकी आ रही है 0 से 27648, ये पहले क्या जाएगी 0 से 1 में, ठीक है। अब ये 0 से 1 फिर फर्दर आगे एम्पलीफाई कह लें आप इसका, एम्पलीफाई होगा या स्केल होगा 0 से लेके 100 के दरमियान। यानी मिसाल के तौर पे अगर आपको मिल रहे हैं 27648, तो बेसिकली यहाँ पे क्या आ रहा होगा 1, और वो 1 फिर यहाँ से क्या हो रहा होगा 100, यहाँ से क्या निकल रहा होगा 100। तो इस तरह से जो है आप एनालॉग जो इनपुट होगा उसको आप स्केल करेंगे। तो सीमेंस जो है S7 1200 ये सिर्फ उसके लिए है। बाकी जो डिफरेंट PLCs हैं उनमें हर एक का सिस्टम जो है थोड़ा सा डिफरेंट होता है, हर एक की कमांड्स डिफरेंट है। लेकिन सीमेंस S7 1200 के अंदर हमें इस प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ेगा। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये होता है कि जी आप जो है 0 से 27648 को डायरेक्ट इस पे ले जाएं, आप ये क्यों कर रहे हैं, 0 से 1 क्यों कर रहे हैं, और फिर ये, तो ये इसका आंसर ये है कि S7 1200 में ऐसा ही होता है। मतलब मैंने S7 1200 में कोई ऐसा ब्लॉक नहीं देखा जो डायरेक्ट जो है वो आपकी 0 to 27648 को 0 to 100 में ले जाए। तो आपको ये 2 वे कैस्केडेड ब्लॉक्स लगाने पड़ेंगे। अच्छा, फिर इसमें एक PID का ब्लॉक होता है, लेकिन मैं सिर्फ यहाँ पे ब्रीफली डिस्कस कर रहा हूँ, उसकी सारी डिटेल्स जो हैं आपको पार्ट 2 के अंदर अवेलेबल है। PID का ब्लॉक है, PID ब्लॉक हमने कैसे यूज़ करना है इसकी पूरी एक्सरसाइज है, तो वो आप वीडियो जो पार्ट 2 है वो देखें, उससे आपको ये क्लियर हो जाएगा। अच्छा, अब इसकी एक्सरसाइजेज हैं जो हम करवाते हैं अपने पास ट्रेनिंग में भी। फर्स्ट एक्सरसाइज है कि हम एक डॉल स्टार्टर जो है इम्प्लीमेंट करवाते हैं, उसकी लॉजिक बनवाते हैं और उसकी HMI को भी डिज़ाइन करवाते हैं कि HMI आपने कैसे बनानी है। तो ये एक डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर है मोटर का, ठीक है, जिसमें हम जो है उसका स्टार्ट स्टॉप और उसका जो थर्मल ओवरलोड है उसको डिज़ाइन करते हैं। इसके अंदर ये पार्ट 2 में अवेलेबल है। फिर उसके बाद स्टार डेल्टा स्टार्टर है, ये भी इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। ये रिड्यूस्ड वोल्टेज स्टार्टर्स होते हैं जो कि स्टार्टिंग करंट को कम करते हैं। यानी अगर आपकी मोटर 5 किलोवाट से ज़्यादा है, जो कि 36 किलोवाट तक अगर की मोटर को डोल से हम करते थे, मतलब ये हमारा स्टैंडर्ड था। तो ये स्टैंडर्ड यानी जो बड़ी मोटर्स हैं आपकी 36 किलोवाट तक, वो आप इससे जो है रिड्यूस्ड वोल्टेज स्टार्टर से चलाएंगे तो आपका स्टार्टिंग करंट कम हो जाएगा। तो इससे झटका जो होता है आपकी पावर पे, वो डिप जो वोल्टेज डिप आती है वो कम हो जाती है। अच्छा, उसके बाद आगे आता है ट्रैफिक लाइटिंग कंट्रोल सिस्टम, जिसमें आप ट्रैफिक लाइट को कंट्रोल सिस्टम करते हैं। तो टाइमर्स को समझने के लिए ट्रैफिक लाइट की एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप ट्रैफिक लाइट एग्जांपल को अच्छी तरह कर लेते हैं, समझ लेते हैं, तो आपको टाइमर्स जो हैं PLC की उनकी बड़ी अच्छी समझ आ जाएगी। नेक्स्ट आपकी जो है हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करवाते हैं जिसमें हम एनालॉग इनपुट्स और आउटपुट्स को कॉन्फ़िगर करते हैं, जिसमें हम इनपुट देते हैं PLC को और उसको रीड करवाते हैं। इसी तरीके से PLC जो अपनी आउटपुट जनरेट करती है उसको हम मीटर से जो है वो रीड करवाते हैं। तो ये भी पार्ट 2 के अंदर एक्सप्लेन हुआ है। नेक्स्ट पांचवी एग्जांपल है वो है PID लूप, कि PID लूप जो है वो हमने कैसे अप्लाई करना है, कि एनालॉग इनपुट से आगे पूरा का पूरा PID कंट्रोलर इम्प्लीमेंट कैसे करना है और फिर उससे आउटपुट जो जनरेट होगी
उसको कैसे कंट्रोल करना। तो एक पीआईडी लूप की एक्सरसाइज नंबर 5 है। तो ये 5 एक्सरसाइजेस बड़े इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज हैं, जिससे ये आपकी पीएलसी की ट्रेनिंग थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से एक बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव जो है एक ट्रेनिंग बन जाती है। सो पार्ट इस वीडियो के अंदर थ्योरेटिकल पार्ट हमने कोशिश किया कवर करने की। बाकी आप पार्ट 2 देखें, जिसमें इसका जो प्रैक्टिकली ये जो 5 एक्सरसाइजेज हैं वो बहुत अच्छे तरीके से डिटेल में एक्सप्लेन की गई हैं। तो उसको आप जो है वीडियो की स्पीड को भी आप कम करके भी उससे फ़ायदा ले सकते हैं, कि अगर आपको वो ज़्यादा स्पीड लग रही है उसके अंदर, तो आप उसकी स्पीड जो है यूट्यूब में जाके उसकी कम कर दें, यानी 0.75 कर दें। तो उससे आप उसके स्टेप्स को गौर से देख सकते हैं कि मैं किस तरह से चीज़ें को स्टेप्स को चेंज कर रहा हूँ। तो होपफुली आपने इस ट्रेनिंग से काफ़ी लर्न किया होगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।